हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। परिश्रम 2026 बैच में माड़िया ललाल्स का क्या हाल चाल। स्वागत है स्वागत है स्वागत है, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रे ऑप्टिक्स के एक और लेक्चर के अंदर। लेक्चर नंबर कौन सा है जे हमको नहीं पता, जे हमको आप ही से जानने को मिलेगा। तो प्लीज पहले तो मुझे लेक्चर का नंबर बता दीजिए बेटा। यस यस यस, मिस यू तो है ही है बेटा, मिस यू तो है ही। और चरणों में प्रणाम क्या बेटा, मत्था टेकना पड़ेगा। प्रणाम तो दूर से ऐसे भी कर देते हैं, नहीं मत्था टेको, चरणों में मत्था। आज है चरणों में मत्था, ठीक है। जल्दी से बेटा लेक्चर नंबर बता दें आप। हाँ बिल्कुल 8 है, 8 है, क्या बात कर रहे हो। नहीं नहीं यार, नहीं यार, 8 है, चलो मान लेते हैं यार। तुम कुछ कहो मैं ना मानूं, ऐसा कभी हुआ है क्या आज तक? आज तक कभी ऐसा हुआ हो तो बताओ कि तुमने कुछ कहा मैंने नहीं माना। हाँ मत्था टेकना बेटा, ठीक है ठीक है। चलिए लिख दिया बेटा, लेक्चर 8 लिख दिया। और बताओ हाल चाल बताओ कैसा। बिस्कुट खाओगे? नहीं बेटा बिस्कुट नहीं खाता मैं। बिस्कुट, आई डोंट ईट बिस्कुट। बिस्कुट हैज मैदा एंड मैदा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, सो आई अवॉइड मैदा। हाँ बेटा हेयर कट हो गया है बिल्कुल, है ना। और यार वो कोरियन कट से मैं दुखी हो गया था यार, उसमें आधे बाल इधर को लटक रहे आधे इधर को लटक रहे। हमारे टाइम पे एक फिल्म आई थी, शायद आपने सुनी हो, तेरे नाम, सलमान खान। आजकल वो मीम पे चलती है वो वाली फिल्मों के जो डायलॉग है या जो वो है ना, उसमें सलमान खान ने ऐसे रखे हुए थे बाल। तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम, है ना। तो वो जो मूवी थी ना, उसी से इंस्पायर्ड होकर मुझे लग रहा है कोरियन लोगों ने वो हेयर कट रखा है। और फिर कोरियन लोगों से इंस्पायर्ड होकर मेरे नाई ने मेरा हेयर कट कर दिया था। मैं किसी से इंस्पायर नहीं हूं बेटा इनमें से, मैं इनसे बहुत दूर हूं। मैं इन सभी लोगों से बहुत दूर हूं भाई मैं, ठीक है। मैं तो सीधा बोला, मैं कहा भाई सुन मेरी बात ध्यान से, इधर और इधर लगा दे 1 नंबर, ठीक है। वो 1 नंबर वाली मशीन होती है ना, मैं कहा इधर और इधर लगा दे 1 नंबर, और इधर ना ये मेरी, ये देख रहा है 1.5 इंच, इससे ऊपर मत रखियो बाल। कह रहा ठीक है बाबूजी ठीक है। मैं कहा चल शुरू हो जा बेटा। मैंने आंखें बंद करी, खट 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 हो गया काम, पैसे दिए आ गया मैं। एक ये बड़ी दिक्कत लगती है यार मुझे यार, एक तो नाई को यार पैसे भी दे के आने पड़ते हैं और बाल भी दे के आने पड़ते हैं, मिलता क्या है बताओ। नाई से लेके क्या आते हो तुम भाई? या तो पैसे दो बदले में कोई सामान मिले आपको। नहीं नहीं मालिक नहीं, बाल भी दे के आओ और सामान भी दे के आओ। मैं इस प्रथा के सख्त खिलाफ हूं भाई। कड़े शब्दों में निंदा करता हूं मैं, कड़ी निंदा करता हूं, कड़े शब्दों में कड़ी निंदा। ये क्या बात है, पैसे भी दो और बाल भी दे के आओ, दिस इज नॉट गुड यार। ये मैं सपोर्ट नहीं करता ऐसे। ये कोई ट्रांजैक्शन हुआ? दिस इज नॉट अ ट्रांजैक्शन यार, गलत चीज है ये। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक ठाक ही लग रही है आज। तो शुरू करते हैं और खत्म भी करते हैं हम इस चैप्टर को, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 9। और इसका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वाला पार्ट आज कंप्लीट करेंगे हम लोग, है ना। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है ना। फिर हम थोड़ा सा घोड़ों पर लगाम लगाएंगे। घोड़े बहुत तेज दौड़ रहे हैं हमारे। रे ऑप्टिक्स तक बहुत सारे बच्चों का आ रहा था टर्म 1 में, इसलिए रे ऑप्टिक्स मैंने पूरा करवाया है। नहीं तो घोड़ों पर लगाम तो मैं रे ऑप्टिक्स से पहले भी लगा सकता था, लेकिन रे ऑप्टिक्स एक मेजर चैप्टर है, इसलिए जानबूझ करके मैंने रे ऑप्टिक्स तक घोड़ों को दौड़ाए रखा कि भाई घोड़े थोड़े दौड़ते रहे। तो दौड़ते घोड़े अच्छे लगते हैं, खड़े घोड़े, लेटे घोड़े, सोए घोड़े अच्छे नहीं लगते। तो घोड़े जब तक दौड़ते रहे तभी तक अच्छे हैं। तो अभी तक घोड़ा दौड़ रहा था, अब घोड़े पर थोड़ा सा लगाम खींचेंगे। और आपको आने वाले जो सेशन होंगे, यानी इसके बाद आपको एक इसका प्रैक्टिस सेशन मिलेगा, और उसके बाद आपको फिर प्रैक्टिस सेशंस मिलेंगे जो कि आपके टर्म 1 के एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे, समझ गए ना। तो टर्म 1 का जो भी आपके एग्जाम आएंगे उसके अंदर जो कोर्स आएगा वो मेजॉरिटी शुरू का कोर्स आएगा, है ना। तो अपन फिर प्रैक्टिस सेशंस ही करेंगे। जैसे मैं मान लो 2 चैप्टर का मिला करके प्रैक्टिस सेशन ले आया, ठीक है ना। कभी 2 चैप्टर का, कभी 3 चैप्टर का मिला गया। जैसे छोटे चैप्टर हैं तो 3 का मिला लिया, ठीक है ना। बड़े चैप्टर हैं तो 2 का मिला लिया। इस तरीके से कुछ प्रैक्टिस सेशंस मैं जरूर लेकर के आऊंगा, ठीक है ना, जो कि आपको बेनिफिशियल होंगे। पहले से अनाउंस कर दूंगा, पहले से बता दूंगा कि भाई कल इस चैप्टर का रिवीजन करके आना, इसका प्रैक्टिस सेशन होगा, ठीक है ना। तो रिवीजन आपने करके आना है, बैकलॉग आपका होना नहीं चाहिए, सीधी सी बात है। उन्हीं को ही तो वे फॉरवर्ड ही तो है ना, आगे ही तो बढ़ रहे हैं, कोई पीछे थोड़ी जा रहे हैं हम। अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये मत समझना कि हम पीछे जा रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे बेटा, हम आगे ही बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो फर्दर आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है 2-3 लेक्चरों की बात और है, उतने ही प्रैक्टिस सेशन आपको सफिशिएंट होंगे, ठीक है ना। अपन कितने चैप्टर कर चुके हैं? अपन 9 चैप्टर कर चुके हैं ना। हाँ तो अपन 4 प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे, बतेरे हैं, 4 प्रैक्टिस सेशन कर लेंगे, बहुत है, ठीक है ना। और वो सबके सब
ट्राई करूंगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिक्स हो, सब्जेक्टिव सवाल ज्यादा हो, ऑब्जेक्टिव सवाल कम हो। ठीक है, तो ये सब वो आगे गाइड कर दूंगा आपको मैं। अभी तो पहले ये चैप्टर पूरा कर ले हम, उसके बाद बातें करेंगे। वो मैं अपने विचार में सोच रहा था, बाकी आप लोग के सजेशन मुझे आएंगे ही आएंगे। बहुत सारे बच्चे मुझे इंस्टा पे मैसेज करके बताएंगे सर इसको ऐसा कर सकते हैं क्या आप ये चीजें भी ला सकते हो क्या ये चीजें कर सकते हैं क्या? तो फिर मैं थोड़ा सा और सोचता हूं। तो मेरे अभी तो बिल्कुल ब्रेन चाइल्ड है, अभी बिल्कुल मेरे दिमाग में भी छोटा सा बीज रूपी आया है कि भाई मुझे प्रैक्टिस सेशन आप लोग को देने चाहिए, क्योंकि आप लोग का सितंबर का एग्जाम आ रहा है और विद इन मेरे हिसाब से 15 दिन की बात और है। सितंबर फर्स्ट वीक में आपके एग्जाम चालू हो जाते हैं, या सेकंड वीक में तो पक्का चालू हो जाएंगे। मतलब 14 सितंबर से तो आपके एग्जाम पक्का चल ही रहे होंगे, 12-14 के आसपास आपके एग्जाम होते हैं, है ना। तो अपने पास जितना भी टाइम है उसमें हम अब आगे कोर्स को ना बढ़ा करके रे ऑप्टिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स ना शुरू करवा के, मैं सोच रहा हूं कि आपके एग्जाम हो जाने दें, उसके बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स पर आए। ठीक है, तो उसके बावजूद भी आपका कोर्स बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, टेंशन ना लेना। ठीक है ना, आपका कोर्स बहुत बढ़िया तरीके से होगा, सबसे पहले खत्म होगा, सबसे अच्छे से खत्म होगा, जितने जिसमें लेक्चर चाहिए उतने लेक्चर उसमें लेके खत्म होगा। ठीक है ना, कहीं ऐसा मत समझना कि भाई, मैंने देखा है बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि भाई 10 लेक्चर लगते हैं एक चैप्टर को पढ़ाने में, ठीक है ना, तो 5 लेक्चर लेकर के खत्म। और उनके कभी लेक्चर खोल करके देखोगे ना अगर आप, तो चीजें उड़ा रखी होती हैं, या तो डेप्थ में नहीं जाते। मैं ऐसा नहीं करता बिल्कुल भी भाई, मैं हर एक चीज आपको बहुत डेप्थ से पढ़ाता हूं, इसलिए मेरे लेक्चरों का नंबर भी ज्यादा होता है, मेरे लेक्चर की लेंथ भी थोड़ी ज्यादा होती है। अब आप लोग अगर कंप्लेंट करते हो तो भाई करना चाहिए फिर आपको कंप्लेंट, मतलब करते रहो कंप्लेंट, उससे मेरे को फर्क नहीं पड़ता कोई भी। बच्चे लिख के जाते हैं कमेंट सेक्शन में सर लेक्चर लंबे बहुत होते हैं आपके, तो बेटा जो छोटे लेक्चर ले रहा उसी से पढ़ ले। मेरे को शौक नहीं है पोचा लगाने का, ना ही मैं पीछे बहुत सारी चीजें लिख के लाता हूं। बहुत सारे डायग्राम्स अपने हाथ से बनाता हूं, आज भी 10th लेवल के भी डायग्राम है तो मैंने अपने हाथ से बनाए हैं, नहीं बनाए क्या बताओ। रे ऑप्टिक्स में किसके लेंसेस के डायग्राम देख लो आप, कॉन्वेक्स कॉन्केव, वो तक 10th लेवल की चीजें भी मैंने अपने हाथ से लिखी हैं भाई। अपने हाथ से लिख करके काम करने में ही जो सुकून है वो कहीं नहीं है। इसलिए आपको भी मैं वही प्रेरणा देने के लिए पीछे छाप के नहीं लाता कभी भी, क्योंकि मैं लिख रहा हूं अगर, तो यार मेरी देखा देखी मेरा बच्चा भी लिखेगा ना, वो मेरा बच्चा लिखेगा तो वो बच्चे का बेनिफिट की बात है, आपको याद होता जाएगा जैसे जैसे आप लिखते जाओगे। तो फिर कुछ बच्चे ये लिख करके जाते हैं भाई लेक्चर लंबे बहुत है, भाई लंबे भी होंगे और लेक्चर की क्वांटिटी भी ज्यादा होगी, नंबर ऑफ लेक्चर भी पर चैप्टर ज्यादा होंगे। मुझे शौक नहीं है, मैं तो 4 लेक्चर में निपटा दूं, 4 लेक्चर में निपटा दूं बड़े से बड़ा चैप्टर भाई मैं। पर किसको सुकून मिलेगा, ना आपके किसी फायदे का, ना मेरे को सुकून मिलेगा, ना मुझे ढंग से नींद आएगी। तो इस तरह की टीचिंग मैं करता नहीं भाई, उससे अच्छा मैं बैच लेने से मना कर देता हूं कि नहीं भाई मैं बैच नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं बैच को जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। आप पूछ लीजिएगा मेरी टीम में से कोई अगर आपको कभी टकराए तो, मैं बैच सबसे ज्यादा मना करता हूं कि भाई नहीं मैं नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि मैं जस्टिफाई नहीं कर पाऊंगा। आप मुझे 6 लेक्चर दे रहे हो इसके अंदर, इसको लगते 10 लेक्चर है। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड है, उसको लगता ही 8 से 10 लेक्चर है कम से कम, और इतना ही लगभग लंबा दूसरा चैप्टर है, उसको भी 10 लेक्चर कम से कम लगते हैं। मैंने 11 लिए हैं उसके अंदर चैप्टर 2 में, आप समझ रहे हो ना। तो बेटा जिसमें जितना समय लगता है उसमें उतना समय लगता है। आपके कमेंट करने से मैं लेक्चर की लेंथ कम नहीं कर दूंगा, क्योंकि जो बच्चा पढ़ने आया है मैं उसका नुकसान कैसे कर दूं। ठीक है ना, आपका छोटे लेक्चर की लेंथ से काम चलता है, आप छोटे लेक्चर देख लो। बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे जाके देखो ढेरों टीचर पढ़ा रहे हैं, 1 घंटे में भी चैप्टर खत्म कर रखा है। रे ऑप्टिक्स इन 1 आवर खत्म तो पढ़ लो फिर। ठीक है, तो भाई लेक्चर अप्रोप्रिएट लेंथ का ही मिलेगा, जितने का होना चाहिए उतने का, ठीक है, और नंबर ऑफ लेक्चर भी उतने ही मिलेंगे जितने होने चाहिए, है ना। अब कोई ईएमआई के अंदर 10 लेक्चर ले रहा हो तो भाई बताओ, फिर उसके आगे तो हाथ ही जोड़ने पड़ेंगे ना, नतमस्तक ही होना पड़ेगा, भाई तू 10 लेक्चर कैसे ले रहा है। मुश्किल से 4 लेक्चर, 5 लेक्चर, 6 लेक्चर का चैप्टर हो जाएगा अगर तुम जेई लेवल पे भी पढ़ रहे हो तो। नीट जेई लेवल पे भी पढ़ो तो भी 6 लेक्चर का चैप्टर बनता होगा ईएमआई, ठीक है ना। मैंने उसको 4 में लिया क्योंकि अपन तो सीबीएसई बोर्ड को टारगेट कर रहे हैं मोटा मोटा, अगर देखें तो, है कि नहीं। लेकिन कोई 10 लेक्चर उसमें ले रहा हो तो वो नाजायज है। अब भाई रे ऑप्टिक्स में तो 9 लेक्चर लगते ही लगते हैं यार, जायज है बिल्कुल। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में 8 से 10 लेक्चर लगते ही लगते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में भी 8 से 10 लेक्चर लगते ही लगते हैं। कोई उससे कम कर रहा हो तो फिर आपसे जस्टिस नहीं कर रहा, ज्यादा कर रहा हो तो भी जस्टिस नहीं है। कोई पता नहीं वो कौन सी लस्सियां घोल रहा आकर के आपके सामने, समझ रहे हो ना बात को। तो जितने अप्रोप्रिएट लेक्चर लगते हैं उतने ही लगेंगे, जितने घंटे लगते हैं उतने ही लगेंगे। मैं कोई पोचा मार टीचर हूं नहीं, और ना ही मैं कभी सपोर्ट करता हूं वैसी टीचिंग को, पर करने वाले करते हैं भाई, और यूट्यूब पे भी आते हैं ऐसे बहुत सारे लोग, ठीक है ना। तो वो आप कर सकते हो, अगर आपको जो सूटेबल लगता है वो करिए, ठीक है ना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
अच्छा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने से पहले कुछ मिसलेनियस टॉपिक रह गए हैं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी खोल करके देखी तो उसके अंदर इतने डेप्थ में नहीं बता रखी चीजें, लेकिन प्रीवियस ईयर सवालों में वो चीजें हैं। तो कुछ मिसलेनियस टॉपिक को मैं पहले कवर करूंगा। मिसलेनियस टॉपिक होने के बाद हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर चलेंगे, उससे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को टच नहीं करेंगे। चाहे एक लेक्चर और लेना पड़ जाए भाई, चाहे कल के लेक्चर में मैं क्वेश्चंस कम रखूं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का एक पार्ट वहां पे पढ़ा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़ेंगे तो तसल्ली से ही पढ़ेंगे भाई सारी चीजें, ठीक है ना, भगाऊंगा नहीं कहीं पे भी, और जिसमें जितना टाइम लगता है उसमें उतना टाइम लेके पढ़ाऊंगा। तो कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स भी हैं भाई, वो पहले पढ़ेंगे हम, उसके बाद हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर आएंगे, ठीक है। शुरू करते हैं फिर कहानी को। सबसे पहले जो चीज आपको पढ़नी है वो है पावर ऑफ अ लेंस की डेरिवेशन। जी हां, ये एनसीईआरटी में बहुत छोटी सी दी हुई है, बहुत छोटी सी, लेकिन ये आपको पढ़नी चाहिए, ठीक है। पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला होता है बेटा P = 1/f, होता है कि नहीं होता? ये फॉर्मूला है कि नहीं है? हाँ, तो इसको हम डिराइव करेंगे, इसकी डेरिवेशन है, हाँ बिल्कुल है, और आपके सिलेबस में है, पूछने को पूछी भी जा सकती है, लेकिन सिलेबस में है तो मैं आपको करवाऊंगा, एनसीईआरटी में तो वो होएगी, ठीक है। एक बार देखो जरा कैसे डिराइव करेंगे पावर ऑफ अ लेंस को। पहले एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो क्या है। बोला है पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करा गया जरा एक बार देखना। द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाय विच इट कन्वर्जेस और डाइवर्जेस द पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन अ यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। बहुत ही टेक्निकल शब्द लिखे हुए हैं, इसको पढ़ के देखो तो बड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं ये, है ना। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि क्या कह रहा है ये कह रहा है कि भाई मान ले कॉन्वेक्स लेंस तेरे सामने रखा हुआ है, ठीक है ना, ये उसका, ये क्या होगा जी, ये क्या होगा जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है ना, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑप्टिकल सेंटर O, ठीक, ऑप्टिकल सेंटर O है। कह रहा है इससे यूनिट डिस्टेंस चलने पर द पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस चलने पर, मतलब यहां से यहां चले हैं, देखो इधर से इधर चले, यूनिट डिस्टेंस मान लो 1 मीटर चले होंगे। इमेजिन करना कितना चले हैं, ये हाइट कितनी है, ये हाइट है 1 मीटर की, ये 1 मीटर की हाइट है। कह रहा है इस पर जो रे पड़ी है, सुनिएगा, इस पर जो रे आके गिरी है, एक रे आके गिरी होगी ना भाई, इस पे है ना, इस पे एक रे आके गिरी होगी ना, देखो क्या लिखा हुआ, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से यूनिट डिस्टेंस पर, यानी 1 मीटर मान लो, यूनिट डिस्टेंस को 1 मीटर बोल सकते हैं, 1 सेंटीमीटर भी अगर सेंटीमीटर में निकालो तो, लेकिन इसको तो हम SI यूनिट में निकालते हैं, इसलिए मीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर पर जो आके लाइट गिरेगी, समझिएगा, डिकोड करिएगा क्या बोलना चाह रहा है, पकड़ने की जरूरत है लैंग्वेज को। पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से 1 मीटर ऊपर जो लाइट आके गिरेगी, वो लाइट कितने एंगल से डाइवर्ज हो रही है या कन्वर्ज हो रही है, कितने एंगल से डाइवर्ज हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। मुझे एक बात बताना, ये लाइट जाने को सीधा जा सकती थी ना, जा सकती थी सर, लेकिन लेंस आ गया, हां आ गया, तो ये किसी एंगल से मुड़ गई, हां मुड़ गई सर, ये मुड़ गई तो ये एंगल कितना है, ये मुड़ गई तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है सर, इस एंगल को आप डेल ले लो, डेल, क्योंकि डेविएशन वाला एंगल है ना, ये देखो डेविएट हो गई ना, ये जा इस पाथ पे रही थी, समझियो बात को, जा इस पाथ पे रही थी लेकिन डेविएट होके ऐसे चली गई, तो कितने एंगल से डेविएशन हुआ, डेल से। अच्छा, तो ये भी डेल ही होगा, ये भी डेल ही होगा, है ना। और आपको पता है ये जहां मिलती है इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, एफ है ना, ये फोकस है, फोकस पे आके मिलती है ना पैरेलल वाली, तो ये फोकस है, ठीक। तो आप एक काम करो, आप इस ट्रायंगल को देखो एक बार जरा, ये ट्रायंगल OF और इसको M ले लेते हैं, तो इन ट्रायंगल, ध्यान से देखना, इन ट्रायंगल OFM, टैन कितना होगा, टैन कितना होगा, टैन थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर बाय बेस, हां या ना, तो टैन क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है OM और बेस क्या है OF, तो टैंडल बन गया, देखियो ध्यान से, टैंडल बन गया। OM क्या है, OM क्या है सर, OM तो H है, ये हाइट हमने H ली है ना, हाँ सर ये तो H है, तो H डिवाइड बाय OF क्या है, OF है हमारा F, फोकल लेंथ, हाँ है ना, बोलो, है ना। तो टैंडल इज इक्वल टू क्या आ गया, H बाय F, टैंडल इज इक्वल टू H बाय F, कोई दिक्कत, सही। अब हम सपोज करते हैं कि भाई ये अपर्चर बहुत छोटा है,
अपर्चर छोटा है तो फिर ये एंगल भी क्या होंगे, छोटे होंगे। और जब ये बहुत छोटे एंगल के लिए अप्रोक्सीमेशन ली जाती है तो tan डेल को सीधा डेल लिख लिया जाता है, हाँ है ना, बोलो। tan डेल को है ना सीधा सीधा डेल लिख लेंगे, डेल इज इक्वल टू एच बाय एफ, है ना। और ये क्यों किया हमने, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है, क्योंकि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, याद है ना, याद है ना। tan डेल को सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, डेल लिख सकते हैं। अच्छा, h की वैल्यू को 1 पुट कर दो, क्योंकि यूनिट डिस्टेंस बोला हुआ है यहां पे, या बोला हुआ यूनिट डिस्टेंस, तो यहां पे 1 रख दो। इसलिए RHS के अंदर मैं क्या लिखूंगा, पूरा ही लिख देता हूं। tan डेल को डेल लिख लिया और h की जगह पर 1 लिख लिया, 1/f। ये डेल को ही हम लोग p बोल देते हैं। ये एंगल ही हमारे लिए p होता है भाई, ये एंगल ही हमारे लिए p होता है, जिस एंगल से डेविएशन हो रही है, जिस एंगल से डेविएशन हो रही है, यही हमारे लिए पावर होती है। इसी को पावर ऑफ द लेंस बोल देते हैं। यही है पावर ऑफ द लेंस, यही है पावर ऑफ द लेंस की डेरिवेशन। समझ गए, बिल्कुल डेफिनेशन के हिसाब से लिखी है, और जैसी एनसीईआरटी में बिल्कुल वैसे करवाई है मैंने आपको, आप चेक कर लीजिएगा, बेशक से एनसीईआरटी खोल के देख लेना। ये डेफिनेशन लिखी हुई है, यही डायग्राम बना हुआ है, इसी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। तो पावर का मीनिंग क्या हुआ, पावर का मीनिंग हुआ कि आने वाली लाइट को कितना मोड़ दिया, जो लाइट आ रही थी उसको मोड़ कितना दिया इसने, इसी को पावर बोलते हैं ना। तो बस देखो, डेल को ही पी बोल दिया, एंगल डेल जो था ना हमारा, उसी को ही पी बोल दिया, बात खत्म, ठीक, बढ़िया। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज और थी, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात कर रहे हैं, अलग टॉपिक है ये हो गया खत्म, इतना टॉपिक खत्म हो गया, इसकी बात कर रहा हूं। ये बात हो रही है, पता है क्या, ये बात हो रही है कि भाई आपने एक लेंस लगा रखा है, चिपका के दूसरा लगा दिया है ना, और चिपका के मान लो तीसरा लगा दिया, ऐसे करके आपने कई सारे लेंस लगा रखे हैं, ठीक। सपोज करिएगा आपने मल्टीपल, कॉम्बिनेशन है ना भाई, मल्टीपल लेंस लगा रखे हैं। तो ये लेंस 1, ये लेंस 2, ये लेंस 3, इसकी मैग्निफिकेशन है मान लो M1, इसकी मैग्निफिकेशन है मान लो M2, इसकी मैग्निफिकेशन है मान लो M3। तो आप टोटल मैग्निफिकेशन पता कैसे लिख सकते हो, मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं, HI/HO, हाँ वही HI/HO की बात कर रहा हूं। टोटल मैग्निफिकेशन तीनों को मल्टीप्लाई करके आती है बेटा, M1, M2, M3 को, ठीक है। याद रखिएगा इसको, ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए, ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं, बस पता होना चाहिए आपको, ठीक है, कि इसकी मैग्निफिकेशन अगर इंडिविजुअल वाली M1 है, इसकी इंडिविजुअल वाली M2 है, इसकी इंडिविजुअल वाली M3 है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, नेट मैग्निफिकेशन, टोटल मैग्निफिकेशन निकल के आती है, सबको मल्टीप्लाई करके। जितने लेंस लगे हैं, मोटी बात समझ ले क्या है, जितने लेंस लगे हैं, पावर निकालना चाहता है सबकी पावर ऐड कर दे, फोकल लेंथ निकालना चाहता है तो 1/f वाला फॉर्मूला लगा दे, दिखाया था ना पिछली बार वो फॉर्मूला, लास्ट क्लास में फॉर्मूला दिखाया था, 1/f इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, वो वाला लगा दे। और अगर मैग्निफिकेशन निकालना चाहता है सबकी टोटल की, तो इंडिविजुअल मैग्निफिकेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आसान, बढ़िया। तो एक ये मिसलेनियस टॉपिक था, प्लीज इसको लिख लीजिएगा अपने पास नोट्स में बेटा, अगर आ गया तो फंस ना जाइएगा, है ना, अगर आ गया तो फंसे ना, इसलिए लिख लेना इसको, ठीक है। एक और मिसलेनियस टॉपिक जो छूट गया था, या ऐसा समझो कि मैंने उस टाइम इग्नोर कर दिया था, तो क्योंकि वैसे ही बहुत लोड था आप पर, खूब सारी डेरिवेशन धड़ धड़ चल रही थी, है ना, थे ना ऐसे 2 दिन कम से कम ऐसे निकले ना कि धड़ाधड़ डेरिवेशन चल रही है। तो उसमें एक ग्राफ भी था बीच में, ये ग्राफ मैंने वहां से मिस आउट कर दिया था जानबूझ करके, ताकि कि इसको बाद में लेकर के आऊं। उस टाइम पे डेरिवेशन का एक फ्लो था, वो फ्लो ब्रेक हो जाता अगर, तो आगे डेरिवेशन हम लोग नहीं पढ़ पाते। ये प्रिज्म वाली डेरिवेशन है बेटा, ये डिस्पर्जन है असल में, मैं आपको याद दिलवाता हूं, सुनिएगा। ये ग्राफ है प्रिज्म में, है ना, जब भी हो रही हो डिस्पर्जन, जब भी हो रहा हो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट याद है क्या था, है बेटा, डिस्पर्जन ऑफ लाइट याद है, व्हाइट लाइट डालते हैं 7 रंगों में बटती है, उसी की बात हो रही है, टेंशन ना लें आप, है ना, डिस्पर्जन वाली बात है, ठीक है ना। लेकिन यार एक बात याद करो, हमने कंडीशन पढ़ी थी जिसको मिनिमम डेविएशन की कंडीशन बोल रहे थे, याद है आपको, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन याद है कि भाई ये आपका प्रिज्म है, आप अपने आई को, ये देखो ये आई होता है ना, ये आई एंगल है ना, आप अपने आई को ऐसा रखो, हां जी सुनिए, आप अपने आई को ऐसा रखो कि भाई ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ना, ये बिल्कुल सीधी होती जाए ऐसे, है ना, बिल्कुल सीधी होती जाए, बिल्कुल सीधी जाए ऐसे, है ना, और फिर ऐसे नॉर्मल बनेगा, तो ये वाला एंगल जो होगा ई, ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, है ना। तो भाई जब डेविएशन मिनिमम होगी, कब, जब आई और ई इक्वल होंगे, समझ गए ना। तो व्हेन
आई और ई इक्वल होंगे तो डेल बनता है डेलमिन। आया याद? डेलमिन डेलमिन करके मैं आपको बता भी रहा था, है ना? थोड़ा पन्ना पलटोगे तो आपको याद आएगा, है ना? थोड़ा सा पन्ने पलट के देखोगे तो आपको याद आएगा। देखो बहुत छोटी सी डेविएशन बन रही है यहां पे। आई को आगे एक्सटेंड किया और इमर्जेंट को पीछे किया तो देखो ये छोटा सा बिल्कुल डेल यहां पे बनेगा, ठीक है ना? तो मिनिमम डेविएशन बोलते हैं इसको, डेलमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेलमिन, ठीक है ना? तो इतना समझ गए कंडीशन क्या है डेलमिन बनने की? डेलमिन बनने की कंडीशन क्या है? जब आई और ई क्या हो जाए? बराबर हो जाए, है ना? आई और ई दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए। जब आई और ई दोनों बराबर हो जाएंगे तो डेल जो है वो डेलमिन बन जाएगा। ये थ्योरी थी जो मैंने आपको तब पढ़ाई थी, ठीक है ना? अब इस पर एक ग्राफ सुन लो क्या है, बहुत इजी ग्राफ है। किसका किसका ग्राफ है मैं आपको दिखाता हूं। वाई एक्सिस पर रखा हुआ बेटा एंगल ऑफ डेविएशन यानी डेल रखा हुआ, इसको डी लिखा हुआ। डी भी लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं इसको डेल बुलाता हूं। मैं तो डेल बुलाता हूं भाई, ठीक है ना? डी भी लिखा हुआ होता है लेकिन मैं तो डेल बुलाता हूं, ठीक है? तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? डेल है, ठीक? वो वाई एक्सिस पे रखा हुआ है और यहां पर इंसिडेंस एंगल रखा हुआ है आपने आई, ठीक है? अब देखो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आई को बढ़ा रहे हैं। देखो 30 डिग्री पर से स्टार्ट किया इसको, है ना? आई को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। देखो 30 कर दिया, 35 डिग्री, 5 डिग्री बढ़ा दिया, और 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 5 डिग्री बढ़ा दिया। और आप जब जब ये 5-5 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाओगे, वो कैसे बढ़ाओगे? देखो देखो, आप ऐसे लाइट डालोगे, फिर थोड़े और बड़े एंगल पे डालोगे ऐसे, फिर थोड़े और बड़े एंगल पे डालोगे ऐसे, समझ रहे हो ना? ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे डाली, फिर ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना, तो एंगल आई और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। समझ रहे हो ना बात को? ये एंगल आई क्या करा जा रहा है? धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है ना? धीरे धीरे ये एंगल को क्या किया जा रहा है? बढ़ाया जा रहा है, ठीक है ना? तो एक ऐसा मोमेंट आता है, समझिएगा, एक ऐसा मोमेंट आता है जब आई और ई दोनों इक्वल हो जाते हैं। भाई आई डालोगे ई कैलकुलेट करोगे, आई डालोगे ई कैलकुलेट करोगे, आई डालोगे ई कैलकुलेट करोगे। एक ऐसा पॉइंट जरूर आएगा जब आई और ई क्या हो चलेंगे? इक्वल हो चलेंगे। और जब आई और ई इक्वल हो जाते हैं तो आप देखो ये जो डेल है, ये जो डेल है ना, ये बहुत कम हो जाता है। आई और ई जब इक्वल हो जाते तो डेल क्या हो जाता है? डेलमिन के बराबर, है ना? लेकिन आप अगर इससे थोड़ा पीछे खिसको तो, यानी आई को कम करो तो क्या होगा? देखो कम करके देखा, कम करके देखा तो एंगल मिनिमम नहीं हुआ, थोड़ा बढ़ गया। और कम करके देखा तो देखो एंगल थोड़ा सा और बढ़ गया। तो ये डेल जो है ना, ये वाला एंगल डेल, ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता रहता है आई के साथ, आई के साथ। लेकिन जैसे ही आई और इक्वल हो गए ये डेलमिन हो जाता है। सबसे नीचे आकर के ग्राफ ऐसे कर्व खाएगा। कर्व देख रहे हो ना आप कैसा है? अच्छा अगर एंगल बढ़ा दिया तो बच्चा पूछता है 50 डिग्री कर दूं तो क्या होगा? 50 डिग्री करने पर, 50 डिग्री करने पर, ये देखो 50 डिग्री कर दिया मान लो, ठीक है ना? तो भी ये डेलमिन नहीं होगा, थोड़ा ऊपर आके मिलेगा, उससे थोड़ा सा ऊपर आके मिलेगा। उससे ज्यादा कर दिया, 55 कर दिया तो क्या होगा? सर ये थोड़ा सा और ऊपर आके मिलेगा। सर 60 कर दिया तो क्या होगा? तो ये थोड़ा और आकर के यहां पर मैच करेगा। तो आप देखो कि डेलमिन कहां मिल रहा है, मिनिमम एंगल कहां आ रहा है? मिनिमम एंगल बिल्कुल बॉटम पे आ रहा है। और बॉटम पे कब आ रहा है? जब आई और ई क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। तो ये ग्राफ बेटा आपको आना चाहिए। वैल्यूज आर नॉट इंपॉर्टेंट, पहली बता दूं, वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मत याद करना कि 30, 35, 40 क्या रखे, आप कुछ भी रख दो, बस ग्राफ का ध्यान रखना। ग्राफ ऐसे बनाना है आपने, और इस पॉइंट पर, ठीक है, मैं लिख देता हूं, मैं इसको खुद से बनाता हूं एक बार, इसको मैं एक बार खुद से बनाता हूं, ठीक है ना? देखो क्या करोगे, यहां पर डेल डालोगे, यहां पे आई डालोगे, और ग्राफ को आपने ऐसे बनाना है बस, ठीक है? जहां ये बॉटम मोस्ट पॉइंट है उस जगह पर आई को बोलोगे बेटा तू तो ई के बराबर हो गया, और तू ई के बराबर हो गया तभी तेरा डेल डेलमिन के बराबर हो गया। बस, इससे पीछे आने पर भी बढ़ता है, इससे पीछे आने पर भी बढ़ता है, इससे आगे जाने पर भी बढ़ता है, इससे आगे जाने पर भी बढ़ता है। एक ही ऐसा पॉइंट है जब इक्वल रहता है। मोटी बात समझ में आ गई होगी आपको, मोटी बात समझ में आ गई होगी आपको। बाकी हाथ से बना के देखोगे समझ में ज्यादा बेटर आएगा आपको। आगे बढ़ते हैं। एक और मिसलेनियस टॉपिक था टीआईआर में, क्योंकि टीआईआर वाले दिन भी खूब दबा के डेरिवेशन चल रही थी, तो मैंने इस टॉपिक को नहीं छुआ। वहां पे आपको याद है 4 एप्लीकेशंस बताई थी मैंने आपको टीआईआर की। एक बताई थी, बड़ा प्यारा टॉपिक था, वो थ्योरी वाला टॉपिक था। एक बताई थी ऑप्टिकल फाइबर, हमारे घरों में जो इंटरनेट आता है वो टीआईआर के थ्रू आता है। एक बताया था ब्रिलियंस ऑफ डायमंड्स, कि जो डायमंड की बोली लगाई जाती है, जो उसका प्राइस लगाया जाता है, वो टीआईआर के हिसाब से लगाया जाता है।
महंगे से महंगा डायमंड अगर होगा, हीरा अगर होगा, तो उसमें टीआईआर और बेटर तरीके से हो रहा होगा, इसलिए उसका प्राइस क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। और एक और तीसरा बताया था, वो था मिराज, मृग तृष्णा, जिसमें आपको सड़क पर पानी बिछा हुआ दिखता है, लेकिन जब वहां पहुंचते हो पानी वहां नहीं होता है ना। और इसके और भी एग्जांपल मैंने देते, हलवाई के जाओगे तो ये वो बहुत सारे एग्जांपल मैंने तब दिए थे, उसमें मैंने ये छुड़वा दिया था, ये छुड़वा दिया था मैंने तब। इसको भी नोट कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी ने बना रखे हैं डायग्राम ये, ठीक है। और डायग्राम सी आपके सिलेबस में, और कुछ नहीं जानना आपको इसके बारे में, मैं पढ़ देता हूं क्या लिखा हुआ, देखो टीआईआर प्रिज्म्स में, ठीक है। कह रहा है क्रिटिकल एंगल जो ग्लास का होता है ना, वो निकाला जा सकता है। देखो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, पता है, तो आपको साइन आईसी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। ये क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला है, अगर आपको याद हो तो, इसी से हमने निकाला था, आईसी इज इक्वल टू साइन इनवर्स म्यू, है ना। तो आप यहां पे म्यू की वैल्यू रखोगे ना, जैसे ही कांच के लिए, क्योंकि ये ग्लास प्रिज्म है, ये भी ग्लास है, ये भी ग्लास है ना। आप कांच के लिए जैसे ही रखोगे ना, ये आईसी जो है ना, वो निकल के पता कितना आता है, 42 डिग्री के आसपास। यहां कितना लिखा हुआ है, 41.8 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब यह हुआ बेटा कि क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, अगर तूने इससे ज्यादा बड़े एंगल पे लाइट डाल दी तो हो जाएगा कमाल, मतलब टीआईआर हो जाएगा, प्रिज्म में ही लाइट घूम के वापस आ जाएगी। देख दिखाता हूं कैसे होता है ये, देख दिखाता हूं कैसे होता है, ध्यान से देखियो, ध्यान से देखियो बेटा। मैंने ऐसे लाइट डाली, ऐसे लाइट डाली, तो यहां तो नॉर्मल पे ही गिरी है, देखियो ध्यान से, है ना। यहां तो किस पे गिरी, यहां तो नॉर्मल पे ही गिरी है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं, सीधी लाइट घुस गई इसमें आकर के। भाई नॉर्मल पे तो रिफ्रैक्शन वैसे भी नहीं होती, तो सीधी लाइट आगे घुस गई, ठीक है ना। अब जब ये इस हिस्से पर पड़ी, तो यहां पे एक नॉर्मल खींचा जाएगा, खींचू, खींच दिया। मुझे बता ये एंगल कितना होगा, बता। ये 90 है, ये 90 है, और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटर मान लो, आइसोसेलेस मान लो, आप कोई दिक्कत नहीं है। इक्विलेटरल आइसोसेलेस मान लो आप, कोई दिक्कत नहीं। इक्विलेटरल तो चलो 60-60 हो गया ना, हाँ, तो इसको आप राइट एंगल ट्रायंगल मान लो, आइसोसेलेस वाला। आइसोसेलेस है, ए बी और एसी इक्वल है, ए बी एसी इक्वल रखे गए हैं प्रिज्म में, ठीक है। हाँ जी, तो बताइए, तो सर जी सीधी बात है कि ये भी 45 डिग्री होगा और ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 है सर, तो फिर ये भी 45 होगा और इससे ये भी 45 होगा। अब एक बात बता, क्रिटिकल एंगल कितना था, 42, तूने कितने पे डाला, 45, 45 42 से ज्यादा है, 45 इज ग्रेटर देन 42, हेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ये लाइट अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी 45 डिग्री पर ही, 45 डिग्री पर ही। समझ में आया ना, क्योंकि तेरा ये एंगल 45 है बेटा, और ये एंगल कितना है, 42 है। देखो ना, देखो ना, ग्लास के लिए कितना क्रिटिकल एंगल चाहिए, 42 डिग्री चाहिए, 41.8, 42 लगा लेते हैं, 42 डिग्री चाहिए, लेकिन तूने तो 45 पे डाला, तो लाइट मुड़ जाएगी अंदर ही। देख टीआईआर हो गया, देख टीआईआर हो गया, है ना। डेंसर से रेरर, दो कंडीशन होनी चाहिए टीआईआर की, याद करवा दूं, यादों की बारात दे दूं। टीआईआर की दो कंडीशन, पहली, डेंसर से रेरर जा रही हो, क्या जा रही है, देखो डेंसर में थी, हां, रेरर में जाना चाहती थी, हां, लेकिन जा नहीं पाई, मुड़ गई अंदर ही, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल हो गया। सेम कहानी यहां पर भी होगी, सेम कहानी यहां भी होगी। देख यहां पर भी, यहां पर भी, क्योंकि ये 45 है, ये 45 है, ये 90 है, ये 45 है, तो ये भी क्या होगा, 45 ही होगा। इस बार भी एंगल आके 45 पे गिरा तो फिर ऐसे टीआईआर कर जाएगा, ऐसे टीआईआर कर जाएगा। समझा क्या बात को, है ना। तो ये एक मिनट, थोड़ा सा ये पैरेलल है इसके क्या, हाँ जी, बहुत अच्छे से पैरेलल है, बस बहुत बढ़िया। तो ये भी 45 डिग्री पर चला जाएगा, ये 90 है, ये 90 है। समझ में आया ना। ना इधर रिफ्रैक्शन हो पाई क्योंकि नॉर्मल पे गिरा था, ना इधर रिफ्रैक्शन हो पाई क्योंकि नॉर्मल से जा रहा था। यहां और यहां टीआईआर हो गई, वो भी 2 बार। तो ये कैसा काम करा, ये टीआईआर वाला प्रिज्म जैसा काम करा। इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स, ये टीआईआर करने वाले प्रिज्म है। इसका एक एग्जांपल और भी बनता है, वो भी सुन लो। इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार यहां से लाइट डाल रहे हैं, इधर से, इधर से, देखते जाना भाई, ऐसे लाइट डाली,
बेटा पहली बात तो यहां नॉर्मल बनना चाहिए था, लेकिन ये तो नॉर्मल पे ही गिर गई, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी, इधर से कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुई, सीधी अंदर आ गई है, सीधी अंदर आ गई। तो अब ये शायद बाहर जाना चाहे, है ना, तो मैं यहां एक नॉर्मल क्रिएट कर देता हूं। सरफेस ऐसा है ना, ये नॉर्मल मैंने क्रिएट कर दिया एक, ठीक। आप मुझे एक बात बताओ, ये एंगल 45 है ना, हां। ये 90 है ना, हां। क्या ये 45 होगा? बिल्कुल। और ये भी 90 है ना, हां। तो फिर ये कितने पे आके गिरा? 45 पर। 45 पे आके गिरी है, और 45 पे गिरते ही 42 से ज्यादा हो गया, 42 से ज्यादा हो गया। फिर से टीआईआर कर जाएगी, और टीआईआर करके ये ऐसे निकल जाएगी, ऐसे। समझ गए क्या बात को, है ना? क्योंकि ये भी 45 ही होगा, ये 45 ही होगा, तो सीधी निकल जाएगी। ये नॉर्मल पे गिरी है तो पार हो जाएगी लाइट, नॉर्मल पे वैसे भी रिफ्रैक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये 1 टाइम टीआईआर हुई, यहां पे 2 टाइम्स टीआईआर हुई। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा, 2 टाइम्स टीआईआर भी हो सकती है, 2 बार टीआईआर। और ये क्या है? ये 1 बार टीआईआर, 1 टाइम टीआईआर, ठीक है ना। 2 टाइम्स टीआईआर, 1 टाइम्स टीआईआर, ठीक है जी। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी में दिए हुए हैं क्रिटिकल एंगल के हिसाब से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स, ठीक है। तो प्रिज्म की बनावट पे डिपेंड करता है ऑब्वियसली, और बनावट ऐसी है कि 45 डिग्री का वो आइसोसेलेस वाला ट्रायंगल बन रहा, राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन आइसोसेलेस, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। तो 45 और 90, 45 90 45, ठीक है ना। तो ये आकर के गिरी 45 पर, और 45 42 से बड़ा होता है ना। 45 इज ग्रेटर देन 42, यानी आई बड़ा है आईसी से। बस हो गया काम, यही तो चाहिए था, यही तो चाहिए था, है ना। एक फोटो और है इसकी, है ना। इसको मैं बनाना नहीं चाहता था क्योंकि लंबा चौड़ा काम हो जाता, इसको आप खुद देख लीजिएगा किस तरीके से बना हुआ है। सेम कहानी है बिल्कुल वही है, देखो एक 90 फिर 45 है, ठीक है ना। नॉर्मल पे गिरी है, ठीक है। तो एक बार तो ये रिफ्रैक्ट हो गई, रेयर टू डेंसर गई है, देखो लाइट वहां से आई, रेयर से डेंसर गई है, हां गई है, रेयर टू डेंसर गई, तो एक बार तो अंदर की तरफ रिफ्रैक्ट हो गई, अंदर मुड़ गई, है ना। लेकिन उसके बाद जब ये यहां गिरती है, इस जगह पर, ये इस जगह पर गिरती है, जब ये देखो यहां पर, यहां गिरती है, तो ये एंगल बड़ा होता है ऑब्वियसली, और दिख भी रहा आपको कि बड़ा ही है वो, ये एंगल बड़ा ही है। 42 से तो ज्यादा ही होगा, 42 से तो ये सारे ज्यादा ही है भाई, और ज्यादा ही है, तो फिर ये रिफ्रैक्ट होकर के ऐसे चली जाएगी। क्लियर है बात? क्लियर है बात, ठीक है ना। इसके लिए कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है सच, मैंने तो पीछे आपको कैलकुलेशन से बताया, या तो बिना कैलकुलेशन के भी आपको समझ में आ रहा है कि एंगल जो है वो बड़ा है ना। ये ग्रेटर देन 42 है, ये भी ग्रेटर देन 42 है, ऐसे यहां पर भी होगा, है ना। ये भी एंगल जो है 45 से 42 से ज्यादा ही है, ठीक है जी। खत्म, जो आपके 3-4 टॉपिक थे मिसलेनियस वाले को खत्म हो गए। अब आते हैं हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पर, ठीक है जी, ठीक है जी। शुरू करें, स्टार्ट करें। देखो भाई, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, और ये चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है ये सबसे खतरनाक टॉपिक है। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि इसको पढ़ने के लिए आपको थोड़ी थोड़ी 10th की नॉलेज लगती है, थोड़ी थोड़ी। आप कहोगे 10th की नॉलेज तो सर आती है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई नया बताओ। हाँ, तो नया भी है इसमें, नया भी है। और ये टॉपिक पढ़ते हुए ना बारीकियां बहुत सारी है, बारीकियां बहुत सारी है, छोटी छोटी बातें बहुत सारी है जिनका आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो प्रॉमिस करना आप मुझे कि जब भी आप इस टॉपिक को दोबारा देखने आओ, जो कि आपको आना पड़ेगा, ये मैं आपको पहली बात पढ़ाने से पहले बोल रहा हूं ये बात, कि आपको पहली बार में समझ में नहीं आएगा। किसी को पहली बार में समझ नहीं आता, पढ़ाने वाले को नहीं आता, पढ़ने वाला तो चल तू बच्चा है अभी, पढ़ाने वाले को नहीं आता, पढ़ाने वाले को भी ये टॉपिक पहले पढ़ के आना पड़ता है। सच बता रहा हूं, पढ़ाने वाले को भी ये टॉपिक पहले पढ़ के आना पड़ता है। ये टॉपिक ऐसा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। ये गंदा टॉपिक है, सही बताऊं तो गंदा, पर मैं नहीं चाहता कि आपके ऊपर पहला इंप्रेशन ही खराब पड़े इस टॉपिक का, तो आपको पहले से ये मुश्किल लगने लगे। पहली बात तो बता दूं, ये मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, बस बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है इस टॉपिक को पढ़ने के लिए। अदरवाइज जो बच्चे सीयूईटी की तैयारी करते हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी करते हैं, जो बच्चे जेई की तैयारी करते हैं, वो इसको सीधे सीधे फॉर्मूले रटते हैं, वो इसके सीधे सीधे फॉर्मूले रटते हैं। m इज इक्वल टू डी बाई एफ, एम इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, एच आई बाई एच ओ 1 प्लस डी बाई एफ, इस तरह से फॉर्मूले रटते हैं वो। तो फॉर्मूले रट के कोई फायदा नहीं है, और आपका तो वैसे भी कोई फायदा नहीं है फॉर्मूला रट के, आपको तो डेरिवेशन करनी ही है,
तो समझिएगा बात को कि ये टॉपिक जो है ये महीन टॉपिक है, बड़ा महीन, समझते हो ना, बारीक टॉपिक है बड़ा। तो बारीक टॉपिक अगर है तो फिर आपको हर छोटी छोटी चीजों का सूक्ष्मता से ध्यान रखना पड़ेगा, समझ गए ना। तो ये जब भी आप देखने दोबारा आओ तो स्टेमिना से आना, माइंड फ्रेश करके आना, थोड़ा पानी पी लो, अभी पी लो, अभी पी लो, क्योंकि अभी मैंने काफी कुछ आपको पढ़ाया है मैंने, तो अभी चाहो तो अभी पानी पी लो, मैं भी पी लेता हूं पानी, ठीक है ना। और फिर एकदम फ्रेश माइंड से स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, क्योंकि पहली बार में समझ में आने में तकलीफ होती है, कठिनाई होती है, क्योंकि बहुत सारी छोटी 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 बातें हैं, छोटी 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 बहुत सारी डिटेल्स हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि इसको जितना हो सके उतना आसान बनाऊं। लास्ट ईयर जब मैंने परिश्रम लिया था तो इसको मैंने बहुत इजीली बता दिया था, बहुत आसानी से, ठीक है ना। लेकिन वो टाइम जो था वो अक्टूबर के बाद का टाइम था। मैंने रे ऑप्टिक्स जनवरी में करवाया था उनको, क्योंकि वो बैच ही लेट स्टार्ट हुआ था, वो बैच अक्टूबर में स्टार्ट हुआ था। तुम्हारा तो सितंबर में सिलेबस खत्म कर दूंगा मैं तुम्हें तो अक्टूबर की शक्ल ना देखने दूं मैं। वो तो अलग बात है कि आप लोग का सितंबर के एग्जाम आ रहे हैं। अगर सोचो एग्जाम ना आते तो इतना सिलेबस आपका बचा नहीं है, मैं सिलेबस सितंबर में निपटा दूं आपका। वो तो आपको थोड़े टाइम छुट्टियां भी मिलेंगी, प्रिपरेटरी लीव्स मिलेंगी आपको अपने स्कूल के एग्जाम के लिए, समझ रहे हो ना। नहीं तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मेरे को तो वो जो पिछले साल जो बैच था परिश्रम वाला वो अक्टूबर में मिला था, तो उनको जाके बेचारों को मैंने जनवरी 20 को करवाया, 20 जनवरी तक गया था सिलेबस, मुझे ध्यान है। और रे ऑप्टिक्स के बाद तो सिलेबस बहुत जल्दी जल्दी चलता है, रे ऑप्टिक्स तक थोड़ी सी तकलीफ होती है, इसके बाद जो सिलेबस है वो बहुत तेजी से चलता है, क्योंकि चैप्टर छोटे हैं, अब चैप्टर बहुत ज्यादा लंबे नहीं है, ठीक है ना। हाँ, मैं आता हूं दोबारा इस बात पर कि भाई पहली बार में दिक्कत होगी, तकलीफ होगी, इसको 2 बार देखना पड़ सकता है, इसको 3 बार भी देखना पड़ सकता है कुछ बच्चों के लिए, वो बहुत 10% बच्चे होंगे ऐसे। तो प्लीज स्टेमिना बनाइएगा, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट तो बहुत है, इस पे से आपको सवाल पक्का मिलेगा। मतलब अगर 9वां चैप्टर, और ये चैप्टर 9 नंबर का है, 9 नंबर चैप्टर है और चैप्टर भी 9 नंबर का है ये, है ना। तो अगर 9 नंबर अगर इस चैप्टर के डेडिकेटेड है ना, तो 3 नंबर कम से कम इस टॉपिक के हैं, 3 नंबर, ज्यादा भी हो सकते हैं। अगर कंपिटेंसी बेस्ड सवाल आ गया तो 5 सवाल भी बन जाते हैं, 5 नंबर भी आ जाते हैं, 4 नंबर में भी आ जाता है ये। तो इसलिए आप इसको छोड़ बिल्कुल नहीं सकते, पकड़ना आपको इसको पड़ेगा, चाहे आज पकड़ो, चाहे देर सवेर पकड़ो, महीने बाद पकड़ो, 2 महीने बाद पकड़ो, पकड़ना आपको इसको पड़ेगा। और पकड़ना कैसे पड़ेगा? वही हर छोटी छोटी चीज को ध्यान से देख करके, समझ करके, ठीक है। तो समय लगेगा, समय लगाना पड़ेगा इस टॉपिक के अंदर, ठीक है। अब आपके एंड पर क्या तैयारी होगी? एक तो आपने इसको वीडियो को एक बार देख लिया, जो अभी सीखोगे तो सीखोगे ही सीखोगे। आप इसको 2 बार हो सकता है देखना पड़े, 3 बार हो सकता है देखना पड़े, तो वीडियो को हो सकता है रिपीट करना पड़े आपको। ये एक आपका टास्क रहेगा, रिपीट करना, लेक्चर को रिपीट करना, यह आपका एक टास्क रहेगा। दूसरा टास्क आपका रहेगा कि आप आज अगर इसको पढ़ रहे हो तो आप सोने से पहले कम 3 बार सारी डेरिवेशन करके देखोगे, जितनी भी मैं करवाऊंगा अभी इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर। कितनी बार करके देखोगे? 3 बार करके देखोगे, क्योंकि 3 बार से कम में काम नहीं चलेगा। ज्यादा करो तो और अच्छा है, पर 3 तो मिनिमम है, 3 तो मिनिमम है। हर बच्चा 3 तो करे ही करे, चाहे वो बच्चा टॉपर क्यों ना हो, चाहे उस बच्चे के रे ऑप्टिक्स अभी सिलेबस में आ रहा हो, कि कभी सिलेबस में आ रहा हो, कभी भी आ रहा हो, 3 बार आप करके सोइए। जब भी आप आकर के इस वीडियो को देखें, मैं रिकॉर्डेड देखने वाले बच्चों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस चीज की, कि जब भी वो बाद में आकर, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग है, बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी अपना चैप्टर 1 से लेकर 8 तक तैयारी करने में लग गए हैं, रिवीजन करने में लग गए हैं, खुद से अपने नोट्स के शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं सवालों की, बिल्कुल ठीक है। वो भी नहीं पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को, इस पर्टिकुलर टॉपिक को, तो पढ़ने वैसे भी कोई नहीं आएगा मतलब ये टॉपिक ही ऐसा है। खैर, तो जब भी आप इसको देखने पढ़ने के लिए आओ, तो जिस भी दिन आप इसको पढ़ो, जिस भी शाम आप इसको पढ़ो, जिस भी रात आप इसको पढ़ो, प्लीज 3 बार लिख करके सोइएगा। 1 बार से काम नहीं बनेगा, 3 बार, 3 बार, प्लीज 3 बार। चलिए शुरू करते हैं। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपने 3 चीजें पढ़नी है। नंबर 1, 3 चीजें पढ़नी है, ठीक है। वैसे तो 4 पढ़नी है, लेकिन 3 की डेरिवेशन करनी है, चौथे की सिर्फ पिक्चर देखनी है, चौथे की सिर्फ फोटो दिखाऊंगा आपको। पहला आपने पढ़ना है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा आपने पढ़ना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड। ये कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं, सब बताऊंगा। आपने सब देखे भी हुए हैं, आपने सब देखे भी हुए हैं, तो टेंशन ना लें आप, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नया हो आपके लिए, बता रहा हूं पहले। तीसरा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप।
चौथा, रिफ्लेक्टिंग टाइप्स टेलीस्कोप्स, इसकी सिर्फ फोटो देखनी है आपने। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप्स, किसी को भी हल्का मत समझना बेटा, सारे बड़े इंपॉर्टेंट है। देखो ये तो बहुत सिंपल है, इसका नाम भी सिंपल है और ये सच में भी सिंपल है, ये तो खत्म, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स है, ये भी कॉम्प्लेक्स है, ये फिर सिंपल है। तो चार में से दो चीजें बहुत सिंपल है, दो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन बस उन्हीं पे आपने ध्यान देना है, उन्हीं का आपने ध्यान रखना है। बाकी मैं हर एक चीज बहुत लॉजिक से बताऊंगा आपको, और हर एक चीज बहुत ईजी करके बताऊंगा। चेतावनी पहले इसलिए दे दी ताकि आप ध्यान से सुनो, डरो नहीं, इससे डरने की जरूरत नहीं है। देखो करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो एक महीने, नहीं तो 2 महीने बाद, कभी ना कभी तो आपको आना ही पड़ेगा लेक्चर देखने के लिए, ठीक है ना। तो डरे आप नहीं इससे, बस आप जो मैंने बोला उस चीज का ध्यान करें। महीन टॉपिक है, बारीक टॉपिक है, सूक्ष्म टॉपिक है, तो सूक्ष्मता से सुनना है, हर एक छोटी छोटी चीज का आपने ध्यान रखना है। एक दूसरा, हो सकता है आपको लेक्चर रिपीट पे देखना पड़े, देखना पड़ सकता है, पड़ेगा। यही वाला यहां से पार्ट, इससे पहले वाला तो सिंपल था, यहां से आपको हो सकता है दोबारा। तीसरी चीज, 3 बार सोने से पहले लिखना है, बस ये आप फॉलो कर लेना, आप टीचर के भी मास्टर बन जाओगे। सही बता रहा हूं, मास्टर के भी मास्टर बन जाओगे भाई उसके बाद आप, ठीक है ना। अगर आपने ये 3 काम कर लिए तो यकीन मानना मेरा, मास्टर के भी मास्टर बन जाओगे। और बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं ये बात, मैं मास्टर के भी मास्टर बन जाओगे आप, अगर ये 3 काम आपने आज ही कर लिए तो। सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत सिंपल, कंपाउंड, एस्ट्रोनॉमिकल, रिफ्लेक्टिंग टाइप। मैं आपको चारों की हुलिया शक्ल बताता हूं कैसी है। रिफ्लेक्टिंग टाइप की तो नहीं बताऊंगा, इसकी तो फोटो ही दिखाऊंगा आपको, इसकी तो शक्ल ही देखनी है आपने, मतलब डायग्राम ही देखना है इसका, इसका डायग्राम ओनली है, डायग्राम ओनली, ठीक है ना। इसके तो डायग्राम ही है, इसमें डायग्राम प्लस डेरिवेशन दोनों है, तो फॉर्मूले डिराइव किए जाएंगे, फॉर्मूले आपको दिए जाएंगे, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये होता है सिंपल माइक्रोस्कोप, ये वाला, ये जासूस लेके नहीं घूम रहे होते वो, कॉन्वेक्स लेंस, वही होता है। कॉन्वेक्स लेंस का नाम ही सिंपल माइक्रोस्कोप है, कोई टेंशन ही ना लो तुम, कोई टेंशन ही ना लो। सिंपल माइक्रोस्कोप मतलब यही वाला, सीआईडी वाला, सीआईडी वाला लेंस, समझ गए, इसी को बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। बढ़िया हो गया, कोई टेंशन नहीं। कंपाउंड पे आते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो है जो बायो वाले यूज करते हैं अपनी लैब में। क्लिनिकल टेलीस्कोप बोलते हैं जिसको, है ना, एग्जामिनिंग टेलीस्कोप बोलते हैं जिसको, जिसमें वो स्लाइड डाल करके चेक करते हैं भाई सेल कितने बड़े हो गए हैं, सेल क्या कर रहे हैं, सेल मर गया आगे, सेल जिंदा है, क्या हो रहा है, वो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। समझ गए ना, जो लैब में होते हैं, है ना। बायो लैब लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे, मैं डायग्राम नहीं बना रहा यहां, उसका पूरा डायग्राम बनवाओगे कहीं मुझसे। बायो लैब वाला जो माइक्रोस्कोप होता है वो। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप तो भाई पता ही है तुझे, ये ऐसा ऐसा वाला, है ना, ऐसे यहां कुर्सी लगा के बैठा होता है साइंटिस्ट, इसमें से देख रहा होता है, उसको चांद, सितारे, तारे, सूरज वगैरह सब दिख रहे होते हैं, तो वो टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप की शक्ल आप सभी ने देखी हुई है, तो कोई नई चीज अगर नहीं है ना। और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप कैसे होते हैं, इसकी फोटो तो आपको देखने को मिल जाएगी। तो समझ गए ना किसकी बातें हो रही है यहां पर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे काम करते हैं, ये बातें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप सीआईडी वाला, कंपाउंड माइक्रोस्कोप बायोलैब वाला, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप चांद सितारे देखने वाला जो होता है, जो साइंटिस्ट लोग लेके बैठे होते हैं, बस उसी की बात हो रही है। ठीक, शुरू करते हैं फिर कहानी को। आइए, एक सवाल आपके मन में बहुत चलता होगा कि जो चीज दूर होती है वो छोटी दिखाई देती है ना, और जो आंख के पास आ जाएगी वो बड़ी दिखाई देगी, है ना। आप एक काम करो, आपके हाथ में अगर पेन है या पेंसिल है, कुछ भी है, उसको आप अपने आंख के सामने ऐसे रखो, थोड़े डिस्टेंस पे रखना, थोड़े डिस्टेंस पे रखना, थोड़े से डिस्टेंस पे, ठीक है। जैसे मैंने पकड़ा हुआ ऐसे पकड़ो, ठीक है ना। तो आपको वो कितना दिख रहा है अभी, कितना लग रहा है, क्या लेंथ होगी उसकी, उसकी लेंथ आपको लग रही है ये, ऐसे ऐसे आंख बंद करके चेक करो, लगा ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये लेंथ है ना। लेकिन उसको जब पास लेके आओगे तो देखो छोटा पड़ गया, ये तो छोटा पड़ गया सर, ये तो इतना बड़ा है, ये तो इतना बड़ा है सर, हाँ हाँ, अच्छा मैं और पास ले आऊं तो सर ये तो अब इतना बड़ा लग रहा है मुझे। इसका मतलब सच्चाई है कि हमें कभी भी रियल हाइट पता नहीं चलती ऑब्जेक्ट्स की। तो सर हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि वो हमारी आंख पे कितना विजुअल एंगल बना रहे हैं। यहां जो हम पढ़ रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है विजुअल एंगल। माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब पढ़ने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि हम असल में देखते क्या हैं। हम देखते हैं विजुअल एंगल, हम देखते हैं विजुअल एंगल। कहानी सारी विजुअल एंगल की है बेटा, कहानी सारी विजुअल एंगल की है। देखो यार, जब भी हम कभी नंगी आंखों से, नेकेड आइज से किसी चीज को देखते हैं, जैसे मान लो मैंने चश्मा उतार लिया, या अब मैं देख रहा हूं, या फिर चश्मा लगा के भी, डिफेक्टेड आई है तो क्या करें, अब चश्मा लगा के भी मैं देखूंगा तो भी वो नेकेड आई ही है मेरी, समझ गए ना। तो मान लो मैंने नेकेड आई से किसी को देखा, नेकेड आई से, नेकेड आई है ये, इससे मैंने एक ऑब्जेक्ट को देखा, ये रहा वो ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रहा वो ऑब्जेक्ट, है ना। तो मुझे क्या दिखाई देगा, क्या मुझे इसकी रियल हाइट पता चल जाएगी क्या कि भाई 3 मीटर का है, देख के बता दूंगा मैं।
अंदाजों से बता सकता हूं, नाप के मुझे अंदाजे आते हैं तो मैं बता सकता हूं, लेकिन देख के बता दे कितनी हाइट है और वो भी एग्जैक्ट नहीं हो सकता। तो हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारी आंख पर कितना एंगल सबटेंड करता है। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। इसने हमारी आंख पर कितना एंगल सबटेंड किया, और नेकेड आई पर जो एंगल सबटेंड होता है ना, उसको अल्फा बुलाते हैं, उसको अल्फा बोला जाता है। तो मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर देखा और वो मेरी आंख पे कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है, मान लो, ठीक है ना, तो वो कितना एंगल बोला जाता है? अल्फा बोला जाता है। समझ गए? लेकिन एक बात बताओ, अगर यही वाला ऑब्जेक्ट आ करके मेरे आंख के बिल्कुल पास खड़ा हो गया, तो सोच, यहां खड़ा हो गया तो अगर ये आके, तो अब भी क्या ये अल्फा ही गिराएगा? बोलो, अब भी क्या ये अल्फा ही गिराएगा क्या? है, देखियो इसके सर से और इसका पैर से लेके ये एंगल अब अल्फा है क्या? ये एंगल अल्फा है क्या? नहीं, ये तो कुछ और हो गया, ये एंगल तो बड़ा हो गया। यानी कोई चीज हमारी आंख के पास आती है तो हमारी आंख पर बड़ा एंगल सबटेंड करती है, इसलिए बड़ी लगती है, और कोई चीज अगर बहुत दूर जाए तो हमें छोटी लगती है। कभी छत से देखो या ऊपर कई 25 मंजिला ऊपर कोई इमारत पे आप कभी चढ़े हो, 10 मंजिला ऊपर, तो आपको छोटी छोटी गाड़ियां, छोटी छोटी गायें, छोटी छोटी भैंस, छोटी छोटी आंटियां ऐसे घूमती दिखती, इतनी सी चीटी जितने लगती कि नहीं लगती? क्योंकि आपकी आंख पर वो एंगल सबटेंड छोटा कर रही है। कोई चीज अगर हमारी आंख के पास होती है तो बड़ा एंगल सबटेंड करती है, ये फील आती है। इसको विजुअल एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? विजुअल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? विजुअल एंगल। समझ गए ना? विजुअल एंगल की हेल्प से मैं लिख देता हूं, इसका डेफिनेशन क्या है? एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट ऑन द आई। आंख पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, उसी को विजुअल एंगल बोलते हैं। कोई टेंशन है ना? तो तब तो ये अल्फा नहीं होगा, है ना, तब तो ये कुछ बड़ा एंगल बनेगा। और पास आ गया तो मान ले यहां आ गया तो देख कितना खतरनाक एंगल सबटेंड कर रहा है। ये वाला एंगल देख जरा, ये एंगल देख। समझ रहे ना बात को? तो जितना पास आएगा बेटा कोई ऑब्जेक्ट आंख के, उतना ही बड़ा एंगल हमारी आंख पे क्या करेगा? सबटेंड करेगा, उतना ही बड़ा लगेगा अपने को। तो हम लोग कभी भी हाइट जज नहीं कर पाते, हम हाइट एग्जैक्ट नहीं पता कर पाते कितनी है, हम बस विजुअल एंगल पकड़ पाते हैं। हमारी आंख पर जो बनता है वो विजुअल एंगल बनता है। समझ रहे हो ना? क्लियर है बात? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारी आंख पर क्या बनता है? विजुअल एंगल। हम एग्जैक्ट हाइट कभी पता नहीं कर पाते चीजों की। ये लिमिटेशन है इंसान की आंख की या किसी की भी आंख की। हम विजुअल एंगल से जज करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट बड़ा है, कोई ऑब्जेक्ट छोटा है, और कोई पास होता तो बड़ा ही होता है फिर तो ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि पास आ रहा है कि दूर जा रहा है ना? इस तरह का इल्यूजन हमको होता रहता है। ठीक, बढ़िया। आइए फिर सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। अच्छा, सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ने से पहले मैं आपको एक टॉपिक और छोटा सा करवाता हूं जो कि अभी काम आने वाला है, ठीक है ना? और सारी बात उसी के अराउंड होती है। टॉपिक का नाम है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, शॉर्ट में लिखते हैं एमपी। शॉर्ट में लिखते हैं एमपी। एमपी माने मध्य प्रदेश नहीं बेटा, ठीक है? मैग्नीफाइंग पावर है इसका मतलब। इसका मतलब समझिए क्या है। मैग्नीफाइंग पावर का मतलब होता है, यानी एमपी का मतलब होता है विजुअल एंगल कितना सबटेंड हो रहा है यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट डिवाइड बाय विजुअल एंगल कितना सबटेंड हो रहा है ऑन अनएडेड आई, यानी नेकेड आई। ठीक, मैं लिख देता हूं मैं, ठीक है? देखो, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज, ठीक है, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करके, यूजिंग इंस्ट्रूमेंट डिवाइड बाय विजुअल एंगल सबटेंडेड ऑन नेकेड आई। ठीक, नेकेड आई पे कितना एंगल सबटेंड हुआ है वो नीचे रखो, और इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से फाइनल इमेज आंख पर कितना एंगल सबटेंड कर रही है वो ऊपर रखो। तो विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय फाइनल इमेज यूजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो जब इंस्ट्रूमेंट यूज करोगे हम ऊपर रखेंगे एंगल को, और जब नेकेड आई की बात होगी तब हम एंगल को नीचे रखेंगे। ऊपर वाले एंगल को जनरली बीटा बुलाते हैं बेटा, बीटा, और नीचे वाले को अल्फा बुलाते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बना?
मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बना? बीटा अपॉन में अल्फा। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, कोई टेंशन, कोई टेंशन। बीटा कब होता है? बीटा कब हुआ? जब इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेगा। अल्फा कब हुआ? जब इंस्ट्रूमेंट की हेल्प नहीं लेगा भाई। अपनी आंख पे एंगल सब, सीधी आके रे तेरी आंख पे गिरे, किसी ऑब्जेक्ट की रे सीधी आके तेरी आंख में गिरे तो अल्फा, इंस्ट्रूमेंट की हेल्प लेगा तो बीटा। याद रहेगी ये बात पक्का? तो इसको हम यूज करेंगे, इसी पे फॉर्मूले बनेंगे सारे। मैग्नीफाइंग पावर पे ही सारे फॉर्मूलों की डेरिवेशन अभी होने वाली है। ठीक, सुनिएगा आगे, आगे सुनिएगा। देखो यार, इसकी एक ऐसा यूनिट भी होती है, उसको लगाते नहीं है जनरली, लेकिन होती है। लगाते नहीं है उसको, लेकिन होती है। ऐसा यूनिट इसकी होती है, पता है क्या? एक्स। सर ये एक्स क्या है? अब आपने सुना होगा, ये आप सभी फोन चलाते हो तो आपने देखा कि इसको जब फोन को पकड़ के ऐसे करते हो आप कैमरा खोल के, तो वो 2x हो जाता है। 2x जूम करना, 4x जूम करना, 6x जूम करना, 10x जूम, 100x, 200x जूम कर देना जी, 200x जूम हो जाती है जी हमारी फोटो। तो हमारे यहां इतना बढ़िया कैमरा है, 200x जूम कर लेता है जी वो। तो ये x क्या है? ये x असल में मैग्नीफाइंग पावर ही होती है। यूज नहीं करते इसको, आपको देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको बस पता होनी चाहिए कि जो 2x 4x होता है ना। अच्छा, वो पबजी खेली होगी आप सभी ने, वो जो या BGMI वो खेली होगी, या फ्री फायर, उसमें स्कोप होता है। स्कोप, स्कोप लगाया आगे, गन पे स्कोप लगा लेता है ना। वो कहता है 2x स्कोप दे दे, 4x स्कोप दे दे, 6x स्कोप दे दे, 8x स्कोप होता है, 10x स्कोप, 12x स्कोप। ये कितना ज्यादा जूम होकर के आपको दिखा रहा है, मतलब कितनी ज्यादा मैग्नीफाइंग पावर है किसी लेंस की, उसी को मैग्नीफाइंग पावर का यूनिट बोलते हैं एक्स। 200x, 300x, कितना एक्स है। ठीक है, चलिए, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि किस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं, किस चीज की बात हम कर रहे हैं। ठीक, आइए सबसे पहले हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप पे चलते हैं। सिंपल माइक्रोस्कोप पर चलने से पहले आप सबसे पहले मेरे को यह बताना, और मैं बहुत इजीली हर एक चीज डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ता हूं, वही मेरा स्टाइल है पढ़ाने का, और इसलिए बच्चा पसंद भी करता है, उसको समझ में भी आता है और मेरे साथ जुड़ा भी रहता है। एक बार मेरी बात को सुनना और समझना। मान लो कि बेटा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट की जो एक्चुअल हाइट है वो क्या है? HO है। ठीक है, एक्चुअल हाइट क्या है इसकी? HO है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट HO। ठीक, अब आप इसको देखना चाह रहे हो, आप इसको देखना चाह रहे हो, ये रही आंख, ये रही आंख, ठीक है। अनएडेड आई का यूज करना है, नेकेड आई का। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं नेकेड आई की। अभी इंस्ट्रूमेंट को मारो गोली, अभी सिंपल माइक्रोस्कोप को मार गोली। मुझे बस ये बता, अगर इस ऑब्जेक्ट को तू नेकेड आई से देखेगा, है ना, तो इसका टॉप तेरी आंख पे कुछ एंगल सबटेंड करेगा, इसका बॉटम तेरी आंख पे कुछ एंगल सबटेंड करेगा, है ना। तो वो एंगल को क्या बुलाते हैं हम लोग? अल्फा बुलाते हैं। यस और नो? अल्फा बुलाते हैं ना। नेकेड आई वाला एंगल क्या होता है? अल्फा होता है। बढ़िया। अब सुन, मान ले कल कोई ऑब्जेक्ट तेरे पास आ गया तो सर फिर तो अल्फा अल्फा नहीं रहा, फिर तो एंगल कुछ और हो जाएगा, है ना, बीटा हो जाएगा। क्या मारूंगा? बीटा कैसे होगा? इसकी यूज करेगा तब होगा बीटा। ऐसे थोड़ी ना मन मर्जी से बीटा हो जाएगा, कभी गामा हो जाएगा, नहीं, कुछ और एंगल हो जाएगा, अल्फा डैश बोल देते हैं, पर वो एंगल चेंज हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने इस ऑब्जेक्ट को एक ऐसी जगह पर रखना है आंख से कि वो ठीक दिखे, कि वो सही दिखे। तो आप एक बात बताओ, अगर आंखें बिल्कुल हेल्दी हैं, एकदम हेल्दी आई की बात अगर करें हम, ठीक है ना, तो मुझे बताओ नजदीक से नजदीक कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं? 10th क्लास नॉस्टैल्जिया, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। नजदीक से नजदीक कितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है? आपको याद ही होगा, मुझे पता है, कोई नहीं भूला होगा आप में से, 25 सेंटीमीटर पर रखते हैं। और दूर से दूर इंफिनिटी। तो दूर की तो बात हो ही नहीं रही, यह बात हो रही है कि पास से पास सेफ डिस्टेंस बताओ क्या है। तो पास से पास सेफ डिस्टेंस होता है D, इसे कैपिटल D बुलाते हैं। व्हाट इज कैपिटल D? इट इज कॉल्ड नियर पॉइंट। और नियर पॉइंट कितना होता है बेटा? 25 सेंटीमीटर होता है। आप में से हर बच्चा जानता होगा ये बात। मैं मानता हूं कि आप में से कोई नहीं भूला होगा कि D को 25 सेंटीमीटर लिया जाता है। और ये D क्या है? इस D का एक नाम भी है, बताऊं क्या? इस D को बोलते हैं टेक्निकली LDDV। सर व्हाट इज LDDV? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन मतलब क्या होता है इसका? मैं लिख देता हूं, LDDV मतलब लीस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी दूरी। देखिए जरा, फुल फॉर्म कर रहा हूं, LDDV, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हिंदी क्या हुई इसकी? इसकी हिंदी क्या हुई? सबसे छोटी दूरी साफ साफ देखने की। तो सबसे छोटी दूरी साफ देखने की कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। समझ गया ना? तो सोच, इस पेन को
25 सेंटीमीटर पर, हटा देता हूं चश्मा, चल 25 सेंटीमीटर पर देख रहा हूं, वाह वाह क्या पेन है, वाह एस्थेटिक्स, इसको देख रहा हूं, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, मेरी आंख पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो एंगल है अल्फा, वो एंगल है अल्फा, समझ गया ना। ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो क्या है, वो है अल्फा। बढ़िया, बहुत सही। क्या मैं tan अल्फा निकाल सकता हूं, क्या मैं tan अल्फा निकाल सकता हूं, बिल्कुल। tan अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। बता परपेंडिकुलर कितना है बेटा, ये ट्राइंगल दिखा, ट्राइंगल दिखा सर, परपेंडिकुलर इज HO एंड बेस इज D, LDDV ही हमारा बेस है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन ही हमारा बेस है, सही बात है ना। तो tan अल्फा क्या हो गया, HO/D, और इससे हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, सब जगह लगेगी वो। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन लगा के हम लिख सकते हैं, है ना, बाय स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, बाय स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मैं लिख सकता हूं अल्फा इज इक्वल टू HO/D, अल्फा इज इक्वल टू HO/D। ये जो काम किया गया है, ये जो काम किया गया है वो हटके है, वो हटके है, अभी तक इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया है, अभी इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं किया है। इसमें जो कुछ भी लिखा है वो नंगी आंखों से देखा गया है, उसके लिए हमने अभी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज नहीं किया है, अब करेंगे, अब करेंगे। देख भाई, तू बता ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज क्यों करता है, माइक्रोस्कोप तुझे क्यों चाहिए, क्यों चाहिए माइक्रोस्कोप, क्या करेगा माइक्रोस्कोप से, क्या खोजेगा माइक्रोस्कोप से, चीजों को बड़ा करके देखेगा, है ना। डिक्शनरी पढ़ने के लिए बहुत छोटे छोटे लेटर्स होते हैं, तो माइक्रोस्कोप लगा करके लोग देखते हैं, फिंगरप्रिंट पहचानने हो तो बड़े करके दिखें वो, है ना। इस चीज के लिए यानी आपको एनलार्ज करना है ऑब्जेक्ट, यस और नो, एनलार्ज करना है आपको, सही बात है कि नहीं, बड़ा करना है आपको, तो उसके लिए ऑब्जेक्ट कहां रखेगा, उसके लिए बताओ ऑब्जेक्ट कहां रखोगे। ये रहा आपका सिंपल माइक्रोस्कोप, मैंने बोला ना सिर्फ एक यही लेंस होता है, यही वो जासूसों वाला जो लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, वही है आपका सिंपल माइक्रोस्कोप। तो भैया इधर देखो, तो भैया इधर देखो, छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा, ज्यादा मेहनत नहीं करनी इसमें अपने को, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करने का, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, हाँ सर है, ये F होगा, बिल्कुल बिल्कुल। आप ऑब्जेक्ट कहां रखना पसंद करोगे, बाकी सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जेक्ट कहां रखना पसंद करोगे कि आपको बड़ा दिखे, बड़ा दिखे। तो याद कर कि हम ऑब्जेक्ट को इधर रखना पसंद करते हैं, इधर OF के बीच में, है ना, जिससे कि पहली रे सीधी निकले तो वो F से जाए, दूसरी O से जाए, है ना, तो फैले तो हम इसको पीछे मिला सकें, है ना, फैले तो हम क्या कर सके, इसको पीछे मिला सके। देखो एनलार्ज्ड, देखो एनलार्ज इमेज दिखी, हो गया ना, मैग्नीफाई हो गया बड़ा। ये था छोटा सा ऑब्जेक्ट, देख ये था छोटा सा ऑब्जेक्ट, रेज निकली, पीछे मिलाई, बड़ा हो गया। ऐसे काम करता माइक्रोस्कोप, समझा क्या। तेरी आंख कहां होती है बेटा, तेरी आंख यहां होगी, ये आपकी आंख होगी, इधर आपकी आंख होगी, इस आंख में लाइट आ रही होगी, सामने की तरफ आपको इमेज दिख रही होगी, है ना। इसके थ्रू दिखती है, लेंस के थ्रू, क्योंकि वर्चुअल इमेज है आप जानते हो, और वर्चुअल के लिए आपको स्क्रीन नहीं चाहिए, लेंस के थ्रू दिखता है। क्या सही बात है कि नहीं, बढ़िया समझ में आया, अच्छा ठीक है। एक बात बता, अब जो तू इसको देख रहा है, क्या तू नंगी आंखों से देख रहा है या इंस्ट्रूमेंट का यूज करके देख रहा है, बोल। नंगी आंखों से देख रहा है कि इंस्ट्रूमेंट का यूज करके, सर यूज करके, इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ रहा है। अब इंस्ट्रूमेंट का यूज करना पड़ रहा है तो तेरी आंख पर जो एंगल सबटेंड होगा, क्या वो बीटा नहीं होगा, क्या होगा ना, है ना भाई। ये तेरी आंख पर एंगल सबटेंड हो रहा ना, ये वाला, ये बीटा होगा, हाँ, तो ये भी बीटा होगा भाई। क्या कहता है, हाँ या ना, क्या कहता है भाई, हाँ या ना। क्योंकि अल्फा तो नहीं ले सकते, अल्फा तो हमने यहां लिया था, ये हमारा अल्फा था जब हम लोग सपोर्ट नहीं ले रहे थे, हम लोग जब हेल्प नहीं ले रहे थे तब अल्फा था, लेकिन अब तो बीटा है, बोल बेटा, अब तो बीटा है, हाँ। तो आजा फिर tan बीटा लिखूं, आजा फिर tan बीटा लिखें, क्योंकि मुझे क्या निकालनी है, मुझे निकालनी है MP, मुझे निकालनी है मैग्नीफाइंग पावर, बीटा बटा अल्फा निकालना है मुझे, मैं अल्फा निकाल बैठा हूं, मुझे बीटा चाहिए, तू समझ रहा ना, मैं अल्फा निकाल बैठा हूं, मुझे बीटा चाहिए। आओ बीटा लेते हैं, आओ बीटा लेते हैं। ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, देख ये हाइट कितनी है, ये ट्रायंगल देख, ये वाला ट्रायंगल देख, ये हाइट कितनी है, हाइट सर ये हाइट तो HO है, HO है, सही बात है। अच्छा, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, इधर से लेके इधर तक का, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है सर, इसको U ले लो। अभी सब अंग्रेजी लिख दूंगा, टेंशन ना ले, वैसे यहां पर मैंने अंग्रेजी लिखी है, इधर भी लिख दूंगा, सबर कर, लेकिन अभी मैं मोटी मुद्दे की बात समझाना चाह रहा हूं तेरे को, है ना।
क्या करें, पी बाय बी ले लें। टेन बीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। परपेंडिकुलर बताओ सर, परपेंडिकुलर तो एच ओ ही है यहां पे, हाँ, और बेस क्या है सर, बेस तो यू है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, 100% ठीक। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ले ले, बीटा निकल के आ जाएगा एच ओ बाय यू, एकदम सही है। अल्फा आ गया, हाँ, बीटा आ गया, हाँ, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन ली गई है, ठीक है ना। एच ओ बाय यू, एच ओ बाय डी। मैग्नीफाइंग पावर के लिए क्या करेंगे, एमपी निकालने के लिए क्या करते हैं, एमपी निकालने के लिए क्या करते हैं भाई सर, बीटा बटा अल्फा करते हैं। बहुत बढ़िया, तो बीटा डिवाइड बाय अल्फा कर दो। बीटा है एच ओ बाय यू और अल्फा है एच ओ बाय डी। एच ओ से एच ओ गया, डी बाय यू, डी ऊपर यू नीचे। मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गई बेटा, मैग्नीफाइंग पावर क्या आ गई, डी बाय यू, डी बाय यू, डी बाय यू। खत्म। ये करना था, ये करना था। रीड कर लो, रीड कर लो, हजम कर लो। ये सबसे इजी था, ये सबसे इजी वाला काम किया आपने। ठीक है जी, ठीक है जी, ये सबसे आसान वाला काम किया जी। ठीक है ना, क्या आया भाई, डी बाय यू, डी बाय यू, डी बाय यू, डी बाय यू। मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, डी बाय यू। सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, डी बाय यू। ठीक है, थोड़ी सी बातें लिख देता हूं यहां पर, जैसे इसको लिख देता हूं ए बी, ठीक है ना। तो इन ट्रायंगल ए बी ओ है ना, या ए ओ बी थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा। इन ट्रायंगल ए ओ बी, अच्छा इसको ए डैश लेते हैं, इसको बी डैश लेते हैं, क्योंकि ये इमेज है ना, ये ए डैश बी डैश और ये ए बी, बात एक ही है, दोनों सेम ही एंगल सबटेंड कर रहे हैं बीटा। ये भी वही एंगल सबटेंड कर रहा है जो ये छोटा वाला कर रहा है ना, सेम एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो इसलिए tan बीटा निकाला है। ठीक है ना, और बीटा भी लिख लिया एच ओ बाय यू, और अल्फा भी लिख लिया एच ओ बाय डी। एच ओ से एच ओ कट गया, डी चला गया ऊपर, यू आ गया नीचे, डी बाय यू इज द मैग्नीफाइंग पावर। बढ़िया, कोई दिक्कत। ठीक है, अब ये खत्म नहीं हुआ है, ये पूरा नहीं हुआ है अभी, अभी तो सिर्फ मैग्नीफाइंग पावर निकली है। अब इस मैग्नीफाइंग पावर के दो केस बनते हैं, सुनिएगा सुनिएगा, कहानी थोड़ी सी आगे आगे भी है, कहानी थोड़ी आगे भी है। ठीक है, ये जो मैग्नीफाइंग पावर बेटा आपने निकाली है अभी अभी, डी बाय यू, यही निकाली है ना, यही निकाली है ना बेटा, डी बाय यू। इसके दो केस बनते हैं, कौन कौन से दो केस, एक केस वो कि आप जब लेंस के थ्रू देख रहे हो, ये सब इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ही बात होगी अब, क्योंकि वो अब आगे बढ़ चुके हैं। हम इंस्ट्रूमेंट के जब थ्रू देखें तो हमें एक बार इमेज ऐसी देखनी है कि हमारी आंख पर स्ट्रेन कम पड़े, लेस स्ट्रेन पड़े। और लेस स्ट्रेन कब पड़ता है, जब हम इंफिनिटी देखते हैं। जब हम बहुत दूर देखेंगे ना तो हमारी आंख पर कम स्ट्रेन पड़ता है। लेकिन कोई चीज हमारी आंख के बहुत पास है, एलडीडीवी पर अगर कोई चीज उसके पास तो रखनी नहीं, उसके पास रखी तो डॉक्टर ने ही एडवाइस नहीं कर रखा आपको कि भाई आप एलडीडीवी से नजदीक रखो, उसकी तो मैं बात कर ही नहीं रहा। लेकिन एक चीज है जो 25 सेंटीमीटर पर पड़ी है, और एक चीज है जो इन्फिनिटी पर है। दोनों में से कौन ज्यादा स्ट्रेस बनाएगा आपकी आंख पे, कौन आंखों को स्ट्रेन रखेगा, कौन आंखों के मसल्स को, सिलरी मसल्स होते हैं आंख में, याद करो अगर आप, तो टाइट रखेगा उनको। तो जब आप पास रखोगे तब, समझ गए ना। तो एक नियर पॉइंट के लिए और एक फार पॉइंट के लिए, दोनों पॉइंट्स के लिए हम मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले को मॉडिफाई करते हैं। ये जनरल फॉर्मूला आ गया, इसमें कोई शक नहीं है कि मैग्नीफाइंग पावर डी बाई यू है, लेकिन आपको दोनों केसेस अलग अलग पढ़ने हैं, क्योंकि सवाल कैसा ही बन के आ सकता है। तो इसमें सबसे पहला हम पढ़ते हैं रिलैक्स्ड आई के लिए, रिलैक्स्ड आई के लिए, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन्ड आई के लिए, आंख पे जोर पड़े। ठीक है, आंख पे जोर पड़े तो क्या हो, और जोर ना पड़े तो क्या हो। तो ना पड़े माने रिलैक्स्ड आई के लिए हमें क्या करना चाहिए, रिलैक्स्ड आई के लिए हमको इमेज, फाइनल इमेज जो है वो इंफिनिटी पर चाहिए। क्या ये बात समझते हो, हमें जो फाइनल इमेज यहां बन रही है ना, ये यहां बन रही है ना, नहीं हमें यहां नहीं चाहिए, हमें इंफिनिटी पे चाहिए, हम चाहते हैं इंफिनिटी पे बने। ठीक बात है, ठीक बात है। और स्ट्रेन्ड आई के लिए हम क्या चाहेंगे, स्ट्रेन्ड आई के लिए हम चाहेंगे कि भाई ये जो इमेज बन रही है ना, ये हमारे डी पर बननी चाहिए। सोचना जरा, सोचना जरा, डी माने 25 सेंटीमीटर पर, हाँ या ना, है ना, डी याने 25 सेंटीमीटर पर बननी चाहिए। बढ़िया बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया ठीक। अब एक बात बता,
अगर तू चाहता है कि v इनफाइनाइट बने, इमेज डिस्टेंस इंफिनिटी हो, तो u कितना रखेगा, ऑब्जेक्ट को कहां रखेगा, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं। भाई बताना, अगर ये इमेज इंफिनिटी पर चाह रहा है तो तू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी u को किसके बराबर रखेगा। बेटा इस ऑब्जेक्ट को हम f पर रखेंगे। अगर याद कर, अगर ये ऑब्जेक्ट f पर होता तो इसकी इमेज कहां बनती, इंफिनिटी, है कि नहीं। इसकी इमेज कहां बनती होती, इंफिनिटी। तो बस v अपने को इंफिनिटी चाहिए अगर, तो u आपको रखना पड़ेगा f के बराबर, है ना। और मैं चाहता हूं कि आप इसको पहले से ना पकड़ो, अभी हम देखते हैं कि कहां रखना पड़ेगा। चलो ऐसा सोचते हैं, इसको देखते हैं अभी कहां रखते हैं, ठीक है ना। अभी इसको देखते हैं कि कहां रखना है, ऐसा करें, ठीक। आओ देखो, फिर v इंफिनिटी होना चाहिए, आपको पता चल गया। तो हम 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ये कौन से लेंस का फॉर्म लगाया, ये वाला बेटा, जिसकी हेल्प हम ले रहे हैं, जो हमारी आंख के पास वाला लेंस है। जो आंख के पास वाला लेंस है उसी का ही हमेशा लेंस फॉर्मूला लगाना है। तो बाय अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, है ना, हमने अप्लाई किया अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला, और इसमें हमने f को f ही रहने दिया, v की जगह पर हमने इंफिनिटी रख दिया, और u को हमने या फिर इसको माइनस ले सकते हो, आपकी इच्छा है ना। इसको मैं माइनस u ले लेता हूं कि अभी पता नहीं है भाई कि u कितना है, तो इसको माइनस u ले लिया। अभी पता नहीं ना u कितना है, तो इसको अपन u ले लेते हैं माइनस का ही, ठीक है ना। तो ये माइनस का u आ गया, पुट कर दिया। अच्छा, अब 1/f इज इक्वल टू 1/इंफिनिटी क्या होता है भाई, 0 होता है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1/u, यहां से u खुद निकल के f आ गया। क्या आना चाहिए था कि नहीं, बताओ भाई, आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था, बिल्कुल आना चाहिए था। तो u आपका f के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो सुन मेरी बात, अगर u f के बराबर है तो मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है ये थोड़ा सा मॉडिफाई होकर क्या बन जाएगा, ये थोड़ा सा मॉडिफाई होकर क्या बन जाएगा। आप d को तो d रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन u को क्या रख दोगे, आप u को f रख दोगे। दिस बिकम्स d/f। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या बन गया बेटा, रिलैक्स्ड आई के लिए क्या बन गया, d/f। रिलैक्स्ड आई के लिए क्या बन गया, d/f। आओ स्ट्रेन्ड आई के लिए बनाते हैं। अब बारी है स्ट्रेन्ड आई की। तू चाहता है कि v को तू d पर रखे, v जो है वो d पर बने, और d पर बनेगा तो माइनस साइन लगाओ। क्यों माइनस साइन, क्योंकि देखो लेफ्ट साइड पर इमेज है, लेफ्ट साइड पर लेंस से लेफ्ट में इमेज है, तो साइन कन्वेंशन यूज करेंगे। इधर कोई इमेज बन रही है अगर, तो माइनस डी लेना उचित है ना। और u को आप फिर से क्या लोगे, इस बार माइनस u कुछ ले लो, नहीं पता अभी तो कितना है, अभी तो नहीं पता कितना है ना। तो f की बात हम करेंगे नहीं। अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला। देखते जाना क्या हो रहा है, देखते जाना, हर एक स्टेप आपको समझ में आएगा कि क्या बताया गया और क्यों किया गया। ये v को माइनस डी क्यों लिया, समझ में आया ना, क्योंकि उस तरफ कोई इमेज है। माइनस u क्यों लिया, क्योंकि उस तरफ को ऑब्जेक्ट है। बात खत्म। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, आराम से लिख रहा हूं लेंस फॉर्मूला, अब पुट करूंगा। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना है, माइनस डी, और ये क्या है, माइनस माइनस u, ये प्लस का हो जाएगा मेरे बच्चे, ध्यान से देखता जाइए यार, ठीक है ना। ये माइनस डी और ये प्लस 1/u, ठीक है, ओके। माइनस का 1/d उठ के वहां जाएगा, तो यहां से 1/u क्या रह जाएगा, 1/u रह जाएगा 1/f प्लस 1/d, ये आपका 1/u है। और तू देख के ये भी 1/u ही है एक तरीके से, है ना। d/u क्या है, व्हाट इज दिस d/u, दिस d इज d इंटू 1/u, 1/u की जगह पर 1/f प्लस 1/d लिख देगा, है ना। तो ये बन जाएगा, देख ऐसे, यानी मैग्नीफाइंग पावर जो बन जाएगी वो बन जाएगी, देखता जा, ऊपर d तो d रहने दे, और नीचे मतलब इसके बगल में 1/u है, 1/u की जगह पर 1/f प्लस 1/d, 1/f प्लस 1/d ऐसे लिख लो। d अंदर मल्टीप्लाई कर दो, मैग्नीफाइंग पावर बन गई 1 प्लस d/f, है ना। d यहां गया तो d/f, d यहां गया, d से d कट गया, है ना, तो 1 रह गया, 1 प्लस d/f। ये है मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला स्ट्रेन्ड आई के लिए, ठीक है। ये आपने अभी सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा है बस, ठीक है, ये आपने अभी सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ा है। स्ट्रेन्ड आई के लिए v और u दोनों के आगे माइनस माइनस, और d पर बनना चाहिए। स्ट्रेन्ड आई कब होगी, स्ट्रेन्ड आई तब होगी जब आप नियर पॉइंट की बात करोगे, तब आपकी आंखों के मसल्स टाइट होंगे। रिलैक्स कब होगी बेटा, रिलैक्स तब होगी जब आप इंफिनिटी पर बात करोगे, यानी एट इंफिनिटी बने, है ना, बहुत दूर बने कहीं, फार पॉइंट बोलते ना इसको,
फार पॉइंट रिलैक्स्ड आई, चीजें पुट करी, पुट करके यू की वैल्यू उठा के इसमें रख दी, फॉर्मूला थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया आपका, फॉर्मूला आपका थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। तो एक होता है डी बाय एफ, एक होता है 1 प्लस डी बाय एफ, जनरली लोग याद रखते हैं इसको। चलिए सवाल पे आते हैं, सवाल बीच बीच में करते रहेंगे, ठीक है। बोला मैक्सिमम मैग्निफिकेशन कितनी होगी प्रोड्यूस बाय सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। कह रहा है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन यानी मैग्नीफाइंग पावर 5 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ के लिए कितनी होगी। मुझे एक बात बता, ये मैक्सिमम मैग्निफिकेशन होती कब है, तू ये बता, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी या ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, दोनों में से कौन मैक्सिमम वैल्यू होगी। कंपेयर कर, कंपेयर कर, दोनों फॉर्मूले कंपेयर कर, एक डी बाय एफ है, एक 1 प्लस डी बाय एफ है, कौन सा बड़ा होगा दोनों में से, कौन सा। अबे 1 प्लस हो रहा है वहां पे, वही बड़ा होगा ना, ये कैसे बड़ा हो सकता है, ये नहीं बड़ा हो सकता बेटा, है ना। तो दिस इज मिनिमम मैग्निफिकेशन, इसे मिनिमम मैग्निफिकेशन भी बुलाते हैं, मिनिमम मैग्निफिकेशन, समझ रहे हो, मतलब दोनों कंपेयर कर रहे हैं ना यार, दोनों कंपेयर करो, ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है ये, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन है ये, समझ गए। तो फॉर्मूला ये लगाओगे कि ये लगाओगे, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम मांग रहा है आपसे, फॉर्मूला ये लगेगा कि वो लगेगा, वो लगेगा, हाँ ये लगाओ, MP इज इक्वल टू 1 प्लस डी बाय एफ, ठीक है, 1 प्लस डी बाय एफ। तो 1 प्लस डी कितना, डी कितना होता है 25 सेंटीमीटर, आप सभी जानते हो। ये डी तो खाली नोशनली लिखा हुआ है, ये नोशनल डी है, इसको 25 ही लिखना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको डी लिखते हैं वैसे, है ना, लेकिन डी को 25 पुट करोगे आप सीधा सीधा, और एफ कितना, एफ 5 है, 5 पंजे 25, 5 और 1 6 आंसर है। 6x का जूम लगेगा, 6x का स्कोप लग जाएगा भाई, ठीक है ना, 6 गुना मैग्नीफाई हो जाएगी इमेज, ठीक बात है, ठीक बात है, बढ़िया, समझ में आया, समझ में आई बातें। तो ये था बस सिंपल माइक्रोस्कोप। अब मेरी बात सुनना, देखो यार, ऐसा है कि सिंपल माइक्रोस्कोप अगर इतना बढ़िया था कि 6 गुना मैग्नीफाई कर देता था ऑब्जेक्ट को, तो फिर तेरी क्या जरूरत थी बे, तू क्यों आया सीन में। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हिम्मत कैसे हुई सिंपल माइक्रोस्कोप के रहते हुए, तो भाई बहुत हिम्मत हुई, पता है क्यों, क्योंकि ये तो 6 गुना मैग्नीफाई करता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप 1000 गुना मैग्नीफाई कर देता है भाई, खतरनाक मैग्नी, 1000x इसका मैग्नीफाइंग पावर होता है कंपाउंड माइक्रो, बहुत ज्यादा, 1000 5000 गुना मैग्नीफाई भी कर देता है, ये खतरनाक है बहुत कंपाउंड माइक्रोस्कोप भाई, ये खूब दबा के स्कोपी है ये पूरा, हजार गुना मैग्निफिकेशन है इसकी, समझ रहे हो ना। तो ये तो कुछ भी नहीं है, सिंपल बच्चा है इसके सामने, सिंपल माइक्रोस्कोप के सामने, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप तो इसके सामने बच्चा है, समझ गए ना। आपको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी कहती है मैक्सिमम मैग्निफिकेशन जो ये सीआईडी वाला लेंस कर सकता है, सिंपल वाला, वो 9x है, 9x से ऊपर नहीं करता, कितना मर्जी कर्वेचर ले आओ आप, नहीं करेगा, 9x से ज्यादा नहीं करेगा। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप हजारों में मैग्नीफाई कर सकता है। आइए कंपाउंड पे चलते हैं, आइए कंपाउंड की कहानी पढ़ लेते हैं। कंपाउंड की कहानी बिल्कुल वैसी ही है, ठीक है। अब कंपाउंड कहां चाहिए होता है, जब बैक्टीरिया देखना हो, छोटी छोटी चीजें देखनी हो, सेल वेल देखना हो, उसको बड़ा करके देखना हो, तो वहां पर आप इस मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ तो काम नहीं कर पाओगे, आपको चाहिए होगा एक हैवी लोडेड कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। तो आइए कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सबसे पहले तो बात करते हैं कि नेकेड आई पर क्या काम होता है, सबसे पहले नेकेड आई पे आते हैं, ठीक है ना। तो फिर से शुरू करते हैं सारी बात कि भाई देखो एक ऑब्जेक्ट था, ये हर बार करना पड़ता है, क्योंकि आप समझ लो ना, ये जो चीज है ना, ये जो चीज है ना, ये वाली चीज, ये आपको दोनों जगह पे करनी है, सिंपल के लिए भी कंपाउंड के लिए भी, दोनों जगह पे करना पड़ता है इसको, ठीक है। तो मैं फिर से कर रहा हूं, वही सेम कहानी आपको एक तरीके से रिपीट हो जाएगी सारी बातें। एचओ था बेटा एक ऑब्जेक्ट, एलडीडीबी पे रखा हुआ था, है ना। तो अल्फा एंगल सबटेंड करेगा आंख पे, और आंख एक नेकेड आई है, अनएडेड है अभी, माने हेल्प नहीं ली गई, ठीक है ना। ठीक है जी, एक मिनट रुकना यार, पानी पी लूं। हाँ जी, आ जाओ। मैं क्या कह रहा था, नेकेड आई है, हेल्प नहीं ले गई, तो फिर tan अल्फा क्या होगा भाई, HO/D
है ना, और अल्फा स्मॉल एंगल, वही खेल है दोबारा, वही सेम टू सेम खेल है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से HO/D आपका अल्फा बन गया। ठीक, तो ये अनएडेड आई की कहानी थी, यानी नेकेड आई की कहानी थी। नेकेड आई पे आप डालोगे अगर एक ऑब्जेक्ट को, तो उसका अल्फा जो आएगा वो HO/D ही आएगा, है ना। अब क्या करें, बीटा निकालने की बारी है, बीटा निकालने की बारी है। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर आपने क्या क्या चीजें ध्यान, मैंने बोला ना महीन बातें हैं बहुत सारी, तो वो आपको ध्यान रखनी है। कौन कौन सी? सबसे पहली कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक छोटी अपर्चर का, एक बड़ी अपर्चर का। एक लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस बुलाते हैं, दूसरे लेंस को आई पीस बुलाते हैं। आई पीस क्यों? क्योंकि आंख के पास तो आई पीस, जो आंख के पास है, जो आई के पास है वो आई पीस है, ठीक है ना। और आंख आप इसके पास रखोगे तो आप इसको आई पीस बोलोगे, ये आपका आई पीस है, ये आई पीस है, इसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। ठीक, और ये दोनों सेम प्रिंसिपल एक्सिस शेयर करते हैं, ठीक है जी, दोनों सेम प्रिंसिपल एक्सिस शेयर करेंगे। और देखिएगा इसके ऑप्टिकल सेंटर को मैं O लिख रहा हूं क्योंकि इसका नाम ऑब्जेक्टिव है, इस आई पीस के ऑप्टिकल सेंटर को मैं E लिख रहा हूं क्योंकि ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि भाई ये भी ऑप्टिकल सेंटर ही है, लेकिन किसका? आई पीस का। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आती है ना। तो ये O, ये E। ठीक, आगे सुनो, दो लेंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, आई पीस। ठीक, अब इसकी फोकल लेंथ यानी इसका फोकस कहीं यहां होगा, FO। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने ऑब्जेक्ट को, सुन लीजिएगा ध्यान से, आपने ऑब्जेक्ट को FO और 2F के बीच में रखना है, मतलब यहां रखना है आपने। डायग्राम ऐसा ही बनेगा बेटा, ठीक है, डायग्राम बार बार नहीं बनते, डायग्राम एक ही बार बनते क्योंकि भयंकर वाले डायग्राम है ये बड़े बड़े डायग्राम है तो एक ही दफा बनते हैं ये, तो इसलिए देख लीजिएगा ध्यान से। आपने FO के बियॉन्ड रखना है। अब आप मुझे बताओ, F2F के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसकी इमेज कहां बनती है? सिंपली बताओ मुझे, सिंपली बताओ कहां इमेज बनती है, बताओ कहां इमेज बनेगी? सर इसके सर से रे निकलेगी सीधी, है ना, इसके सर से हम सीधी रे निकालेंगे और ये जा करके फोकस पे ऐसे करके मिलेगी, है ना, और दूसरी वाली रे को हम ऑप्टिकल सेंटर से निकालेंगे, वाह सर वाह, बहुत बढ़िया, और ये जा करके यहां पर कहीं मीट कर जाएगी और इस जगह पर आपको इमेज मिल जाएगी। ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा एक बात बताओ, क्या इस ऑब्जेक्ट ने इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा किया? करना भी चाहिए, बियॉन्ड 2F बनती है ना ये, है ना, आपको पता होगा ये बियॉन्ड 2F। देखो ये F है, ये जैसे F0 है ना, ये भी क्या होगा, इसका F0 होगा, FO होगा, ये भी FO है, जैसे ये FO है वैसे ये भी FO है ना। तो जो इमेज बनेगी वो 2F बनेगी। मतलब थोड़ा सा और पीछे बनाता हूं इसको, अब ठीक है, ठीक है ना। तो ये AB ऑब्जेक्ट है बेटा आपका, AB है ना, तो ये होगा A', B', बढ़िया बढ़िया, ठीक है। तो इस लेंस ने क्या किया, इस लेंस से इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इतना बड़ा नहीं किया कि देखने को लग जाए, मतलब ये देखने को मिल जाए, ऐसा नहीं होगा, अभी भी छोटी है ये। तो अब क्या करेंगे, अब इस ऑब्जेक्ट को इस आई पीस के फोकस के अंदर रखेंगे, जैसे वहां रखा था छठे केस में, जो पिछला वाला केस था, याद है ना, O और F वाला केस, वो केस यहां पे बनाएंगे हम। देखना भी क्या करता हूं, देखिएगा भी क्या करता हूं मैं। इस आई पीस को पहले तो यहां से मिटा के थोड़ा पास कर देता हूं ताकि इसके फोकस के अंदर आ जाए, है ना। ये आई पीस है बेटा, ठीक है, ये आई पीस है E, ठीक, और इसके फोकस के अंदर आ जाए, मतलब इसका फोकस कहीं यहां हो, FE, ये हो FE, और यहां पर भी ऐसे यहां पर हो FE। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ में आ रही है? हुआ क्या, मैं समझाता हूं। पहले लेंस ने ऑब्जेक्ट जो कि F2F के बीच में था उसे उठा के इन्वर्टेड इमेज बना दी, और वो भी कहां बनाई, अपने तो बियॉन्ड 2 पे बनाई होगी, बियॉन्ड 2F पे बनती ही है।
अपने ऑब्जेक्टिव के तो बियॉन्ड टू एफ बनाई, लेकिन आई पीस के फोकस के अंदर बना दी। आई पीस के लिए देखो, आई पीस की फोकस यहां पर थी, आई पीस की फोकस ये रही, उसके अंदर ऑब्जेक्ट आ गया, और जब अंदर ऑब्जेक्ट आ गया तो क्या होगा, अब ये बहुत बड़ा बनेगा, है ना। बड़ा बनता है कि नहीं बनता, तो ये पहले से ही थोड़ा सा बड़ा कर दिया था इसने, बाकी काम ये खुद कर लेगा। बाकी काम बोलेगा भाई तू टेंशन ना ले, अब मैं करता हूं, अब तू टेंशन ना ले, अब आगे का काम मेरा है ना। तो आगे का काम कैसे चलेगा, देखो ये ओ और एफ के बीच में आ गया एक तरीके से, है ना। तो ये बड़ा, अब ये बड़ी इमेज बनाएगा ऐसे और ऐसे। अब ये मिलने वाली तो है नहीं बेटा वहां, क्योंकि फैलती है ये, जैसे यहां हुआ था, है ना, जैसे इधर हुआ था, है ना। ये इधर तो फैलती है लेकिन पीछे को मिलती है, तो ऐसे यहां पर भी होगा। ये उल्टा खेल चल रहा है, बस ये उसका उल्टा चल रहा है, यहां से फैलेगी तो इधर को मिलेगी, तो इधर को मिला दो, इधर को मिला दो, आओ मिलाएं, आओ मिलाएं, आओ मिलाएं, अरे मिल गई रे, मिल गई बस। और जहां मिल गई, जहां मिल गई वही आपकी इमेज बन गई, जहां मिल गई वही आपकी इमेज बन गई। ये रही आपकी इमेज, देख रहे हो कितनी बड़ी हो गई, देख रहे हो, देख रहा विनोद, देख रहा विनोद, तेरी फाइनल इमेज कितनी बड़ी है। बहुत बड़ी है सर, बहुत बड़ी है सर, बहुत बड़ी है। देख ये ए डैश था, तो ये क्या होगा, ये होगा ए डबल डैश और ये होगा बी डबल डैश, हाँ या ना। समझ में आया क्या हो रहा है, पक्का। मैंने कहा दो छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। पहली कि फर्स्ट में ऑब्जेक्ट आपने कहां रखा हुआ है, तो पहले ऑब्जेक्ट आपने FO टू FO के बीच में रखा, उसने उल्टी और बड़ी, थोड़ी सी बड़ी इमेज बना दी बियॉन्ड टू एफ। लेकिन वो जो बनी, वो अब इमेज इसके लिए नए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला सीन है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला खेल है, समझ गए ना। ये जो इमेज बनी है इसके द्वारा वो इसके लिए नए ऑब्जेक्ट का काम करेगी और फिर रे फेंकेगी, और वो जाकर के कहीं बहुत बड़ी इमेज पीछे को बनेगी। आया कि नहीं आया, डायग्राम पहले समझ में आना चाहिए, फिर आगे की बातें तो देख लेंगे हम। डायग्राम पहले आना चाहिए समझ में, ठीक है ना। हाथ से प्रैक्टिस करके देखना ही पड़ेगा, ऐसे काम तो नहीं चलेगा, है ना। ये आपको दिख रहा है। खैर आइए कुछ डिस्टेंसेस बना ले हम, ठीक है। जैसे ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, हाँ जी, तो इसको आप यूओ लिख लो, यूओ, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का था ना ये, इसको यूओ लिख लो, ठीक है। अच्छा ये आपकी एफओ है, इसकी वैसे खास जरूरत नहीं है एफओ की, लेकिन कोई बात नहीं फिर भी लिख लो, ठीक है। अच्छा आपकी इमेज कहां बनी है, आपकी इमेज ये बनी, तो ये है वीओ, है ना। तो ऑप्टिकल ऑब्जेक्टिव लेंस वाली सारी कहानी खत्म। ऑब्जेक्टिव लेंस का ऑब्जेक्ट हमारा यूओ था, इमेज हमारी वीओ है, देखो इमेज यहां बन रही है वीओ है, और फोकल लेंथ हमारी एफओ है। बहुत बढ़िया हो गया, ठीक। अब आई पीस पे आते हैं। आई पीस के लिए ये वाली इमेज ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ये आपका यूई ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ या ना, है ना भाई। ये तो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये रहा, और इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ये रहा, देखो खतरनाक सा, ये रहा खतरनाक सा वीई, है ना। इसे क्या बोलेंगे, ये क्या है, ये वीई है, समझ में आया ना। और ये एफई होगा, यहां से लेके यहां तक, इसको आप एफई कह सकते हो। वैसे एफई की जरूरत नहीं है खास, यहां बनाया था, चलो ये आपकी एफई हो गई। हजम करो आराम से, हजम करो। जो जो चीजें मार्क करी हैं वो बेटा एक बार ढंग से देखो, क्या क्या मार्क किया है, जो जो मार्क किया है ढंग से देखिए क्या क्या मार्क किया है, ठीक है। यूओ मार्क दिख रहा है, हुआ यूओ दिख रहा है, यूओ, वीओ दिख रहा है, वीओ, यूई दिख रहा है, यूई, और वी दिख रहा है, वी। चारों दिखने चाहिए ये, चाहे एफओ आपको दिखे, एफई आपको दिखे ना दिखे कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो बाकी आपको सब दिखने चाहिए, ठीक बात। चलिए अब बारी है बीटा की। अल्फा आ गया था, बीटा की बारी है बेटा, ठीक है। आप मुझे बताओ ये बीटा होता क्या है। सर फाइनल इमेज जो आंख पे एंगल सबटेंड करती है विद इंस्ट्रूमेंट की हेल्प। हां बिल्कुल सही समझे। ये देख डेफिनेशन दिखा देता हूं, टेंशन ना ले, टेंशन ना ले। देख विजुअल एंगल सबटेंड करती है जो फाइनल इमेज यूजिंग इंस्ट्रूमेंट आंख पर। तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, ये रही तेरी फाइनल इमेज, ए डैश बी डैश नहीं, ए डबल डैश बी डबल डैश, ये है आपकी फाइनल इमेज। और ये एंगल जो सबटेंड कर रही है आंख पर, वो ये है बीटा, क्योंकि ये रही आंख, ये रही तेरी आंख, है ना। तो इस पर जो एंगल सबटेंड होगा बेटा, दिस इज बीटा,
समझा बेटा? कौन है बीटा? समझो बेटा, ये है बीटा, है ना। और वर्टिकली अपोजिट होके ये हो गया बीटा। ठीक बात है। बारी है tan बीटा लिखने की। तो ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम, ठीक है ना। ट्राइंगल हमारा ए डैश बी डैश ई रहने वाला है, ठीक है ना। बढ़िया रहेगा ना। इसमें छोटे में काम चल जाए, कौन बड़े के पास जाए यार, एंगल तो सेम ही है। अबे एंगल तो ए डैश बी डैश का और ए डबल डैश बी डबल डैश का सेम ही तो एंगल सबटेंड हो रहा है, ठीक है ना। तो अपन छोटे वाला ट्राइंगल पकड़ते हैं ना, क्या टेंशन है ना। आइए छोटा ट्राइंगल पकड़े, काम खत्म करें। इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश ई tan बीटा क्या होगा, क्या होता है, P बाय बी होता है ना। तो P क्या है, P P P ए डैश बी डैश आपका P है परपेंडिकुलर, और अपॉन में बेस क्या होगा, बेस वो होगा ए डैश ई, ये वाला, ये डिस्टेंस है ना। ये ट्राइंगल है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। हाँ जी, चलिए 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 चलिए। tan बीटा बराबर ए डैश बी डैश। ये ए डैश बी डैश कौन है, ये ए डैश बी डैश? सर ये तो ऑब्जेक्ट है, ये तो ऑब्जेक्ट है। किसके लिए, इसके लिए, है कि नहीं, है ना। ये तो ऑब्जेक्ट है इसके लिए, ठीक बात है। और ए डैश ई क्या है सर, ये यू ई है, ये तो यू ई है ना। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। हाँ भाई, तो मेरे भाई बात को समझिएगा। ये जो ए डैश बी डैश है वो तो ये है ना, और जो ए डैश ई है वो ये है यू ई, है ना। अच्छा, अब एक बात बताओ, ये जो ए डैश बी डैश है, क्या इसको मैं इस ऑब्जेक्ट के लिए, ये जो एक ऑब्जेक्ट है मेरा ए बी, उसकी इमेज बोल सकता हूं? बोल सकता हूं, बिल्कुल है ही है। इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये है कि नहीं है? हाँ है, सही बात है, सही बात है। अब सुनिएगा, ए डैश बी डैश को मैं एच आई लिख सकता हूं, हाइट ऑफ इमेज, क्योंकि वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। ऐसा मानो क्या मतलब है ये, है ना। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हाइट ऑफ इमेज है ना। एच आई डिवाइड बाय ए डैश ई क्या है सर, ए डैश ई तो यू ई है, यू ई, है ना। ये देखो, ये डिस्टेंस कितना है बेटा, ये यू ई डिस्टेंस है। अच्छा, अब ये एच आई अपने को बदलना पड़ेगा यहां से, है ना। हम बीटा डायरेक्टली ये नहीं लिख सकते, इसको अपने को बदलना पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, हम इस लेंस की मैग्निफिकेशन निकालते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं, लीनियर मैग्निफिकेशन, सुनते जाइएगा, सब समझ में आएगा, ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। हां जी, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है एच आई बाय एच ओ, हां या ना। क्या ये लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या नहीं है, एच आई बाय एच ओ? हां। और ये v बाय यू के बराबर होता है जनरल फॉर्मूला। इसका जनरल फॉर्मूला लिखा है मैंने अभी मैंने सिर्फ इसका जनरल, अभी पुट करूंगा सब चीजें इसके अंदर, अभी सिर्फ जनरल लिखा है इसको, ठीक है ना। तो देख, एम ओ लिख लो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन है ये। तो इस एम की जगह पर एमओ लिख लो। यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस की ना, तो एमओ लिख लिया, ठीक। हाइट ऑफ इमेज ये अपने को निकालनी है, हमें ये रास नहीं आ रही, हमें यहां पड़ी है रास नहीं आ रही, हमें यहां पड़ी सुहा नहीं रही है, हमें इसे उड़ाना है। यहां से उड़ाने के लिए यहां पे एच आई एक बार लिखना पड़ेगा। एच ओ क्या है, एच ओ है सर हमारा ये ए बी, है ना, ये ए बी है हमारा, ठीक बात है, ठीक बात है। तो इसको एच ओ लिखे रहने देते हैं। इमेज क्या है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वी क्या है, देख, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए वी जो है वो वीओ है, वीओ। और यू क्या है, यू है यूओ। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है। यहां से एच आई निकाल ले बेटा, यहां से एच आई निकाल। एच आई क्या आया, एच ओ को उधर ले जा, तो वीओ बाय यूओ इंटू एच ओ। उठा के यहां पुट कर दे, कर दे, बात मान मेरी, उठा के यहां पुट कर दे। और tan बीटा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन से सिर्फ बीटा लिख ले, एच आई की जगह पर वीओ बाय यूओ एच ओ बाय यूई, ये आपका बीटा आ गया, ये आपका बीटा आ गया। समझ में आ गया, ठीक है। क्या किया है, लीनियर मैग्निफिकेशन का यूज किया, वहां से एच आई उठा के यहां पुट कर दिया, बस। वीओ बाय यूओ एच ओ बाय यूई, है ना, एच ओ बाय यूई नीचे ही है ना, हाँ नीचे ही है। अब क्या करेगा, अल्फा तेरे पास है बेटा,
बीटा तेरे पास है बेटा, निकाल एमपी, निकाल मैग्निफिकेशन पावर एमपी। क्या होता है सर? ये होता है बीटा बटा अल्फा। इसी को तो ढूंढ रहे थे तब से, बीटा मिल जाए, बीटा मिल जाए, मिल गया बीटा। अल्फा तो हम पहले ही लिख चुके थे, है ना। आइए पुट करते हैं। तो वी नॉट मतलब वीओ बाय यूओ इंटू एचओ बाय डी अपॉन में अल्फा क्या है? एचओ बाय डी। अच्छा ये एचओ बाय यू है, सॉरी एचओ बाय यूई है ना, और ये है एचओ बाय डी। तो कटने को क्या कट रहा है भाई? देख एचओ से एचओ कट गया, फिर से पहले भी काटा था, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी काटा था, इसको कंपाउंड में भी कटता है ये, है ना, इसका सब जगह कटता है भाई। ठीक है चलो बढ़िया। तो V0 वीओ बाय यूओ और डी चला जाएगा ऊपर, है ना, और यूई आ जाएगा नीचे। तो दिस इज मैग्निफिकेशन पावर फॉर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, वीओ बाय यूओ डी बाय यूई। अब आप सोचो कितना मुश्किल होगा इसको रट्टा लगाना। कितने सारे फॉर्मूले हैं यार, कितना मुश्किल होगा रट्टा लगाना। वो जेई नीट वालों की तरस खाता हूं मैं भाई उन पर। आप पर मुझे कोई तरस नहीं है, क्योंकि आप तो इसको लिख करके निकाल लोगे, याद कर लोगे, 3 बार लिख के देखोगे, आपको खुद ही याद हो जाएगा कि क्या था फॉर्मूले। पर मैं उन पर तरस खाता हूं, वो सीधा रट्टा मारते हैं इसका यार, सीधा रट्टा मारते हैं या छोड़ जाते हैं। हाँ लिटरली छोड़ जाते हैं वो। ऐसे बच्चे मेरे कांटेक्ट में हैं, मुझसे बात करते हैं कि सर हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, इतनी लंबी लंबी डेरिवेशन देख के हवाइयां उड़ जाती हैं हमारी। मैं कहा बेटा लिख के तो देखनी पड़ेगी। कि सर बोर्ड की तैयारी करेंगे तब देख रहे। मैं कहा ठीक है भाई, नहीं होगा ऐसा, बोर्ड की तैयारी कोई अलग से थोड़ी ना होती है, ये तो करके देखना ही पड़ेगा। तो ये मैग्नीफाइंग पावर आ गई है भाई। क्या आया है? V0 V0 मतलब ऑब्जेक्टिव का V, ऑब्जेक्टिव का U डिवाइड में इनटू में D अपॉन में UE। ठीक है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो मैग्नीफाइंग पावर निकल करके आई है ना, VO बाय UO और इनटू में D बाय UE, आप इसको अगर ध्यान से देखो, अगर आप इसे ध्यान से देखो तो D बाय U हमारे पहले भी था, D बाय U हमारे पास पहले भी था। असल में ये क्या है पता है? ये दोनों क्या चीज है पता है आपको? ये VO बाय UO जो है ना, ये है मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और ये पता है क्या है? ये है मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। असल में आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके नेट मैग्निफिकेशन निकाल लिया भाई साहब, आपने दोनों को मल्टीप्लाई करके नेट मैग्निफिकेशन। ये देख, ये सिखाया था आज मैंने तेरे को, आज मैंने एक चीज तेरे को सिखाई भी है। देख ये देख, ये देख, कई सारे लेंस जब लगे होते हैं, सबकी मैग्निफिकेशन मल्टीप्लाई कर दो, टोटल मैग्निफिकेशन आ जाएगी। यही तो किया है आपने, आपने अल्टीमेटली यही किया है भाई। आप देखो तो आपने अल्टीमेटली यही किया है। इसमें जो V0 बाय U0 है वो क्या है? ये VO बाय UO क्या? ये MO है। VO बाय UO क्या है? MO है। देख मैंने यहां पे क्या लिखा है? MO। VO बाय U को क्या लिखा है? MO। और जो बच गया वो कौन है? वो M ही है, वो आईपीस की मैग्निफिकेशन ही है D बाय U। तो आप समझ रहे हो ना? और आईपीस यहां पे काम भी वही कर रहा है जो सिंपल माइक्रोस्कोप कर रहा था, वही काम यहां पे आईपीस कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो। ठीक है ना? तो ये मैग्नीफाइंग पावर निकल करके आ गई, दोनों का बेसिक मल्टीप्लिकेशन ही है, ये और कुछ नहीं है। ठीक, अब फिर से 2 केस बनते हैं, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी इमेज स्ट्रेन्ड आई पर बने, और आप चाहते हो कि आपकी इमेज स्ट्रेन्ड आई पर ना बने, रिलैक्स्ड आई पर बने ना, रिलैक्स्ड आई पर बने या स्ट्रेन्ड आई पर बने। ठीक है ना? तो 2 केस बनते हैं। फिर से आ जाओ, फिर से आ जाओ। पहला रिलैक्स्ड आई, दूसरा स्ट्रेन्ड आई। ठीक है, स्ट्रेन्ड आई पर इमेज कहां चाहोगे? स्ट्रेन्ड आई पर इमेज कहां चाहेंगे हम? एलडीडीवी पर, नियर पॉइंट, यानी V क्या चाहोगे आप? D। पहले लिख देता हूं मैं, V क्या चाहोगे? D, है ना? और रिलैक्स्ड आई में क्या चाहोगे? यहां चाहोगे आप भाई इमेज बने इन्फिनिटी पर, फार पॉइंट, हाँ या ना बोलो बेटा, फार पॉइंट। तो आप V क्या चाहोगे? V चाहोगे इनफाइनाइट। हजम करो, हजम करो फटाफट से इन बातों को। ठीक बात है कि नहीं? ऐसा ही चाहोगे ना भाई? ठीक बात है कि नहीं? आओ फिर रिलैक्स्ड की बात कर लेते हैं। देखो भाई, V आपने इंफिनिटी ले लिया, क्योंकि आपकी जो इमेज है, देखो जरा,
आपकी जो इमेज है वो उधर को जाए जाएगी, जाए जाएगी, जाए जाएगी, जाए जाएगी। लेकिन ऐसा कब होगा? इमेज इंफिनिटी पर कब बनेगी? इमेज इंफिनिटी पर कब बनेगी? इमेज इंफिनिटी पर तब बनेगी जब आपकी ये वाली जो इमेज है ए डैश बी डैश, ये जाकर के फोकस पे बने। फोकस पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज इनफाइनाइट बनती है। यानी आप समझिए इस बात को कि आपका वी इनफाइनाइट है, और वी इनफाइनाइट होने के लिए आपको यू ई को एफ ई लिखना पड़ेगा। आपकी फोकल लेंथ के बराबर आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होना चाहिए, तभी इमेज जाकर के इन्फिनिटी पर बनती है। हां कि ना? ऐसा ही है कि नहीं है? तो रिलैक्स डाई के लिए आपको बात समझ में आई कि वी इन्फिनिटी और यू आपका एफ ई के बराबर होना जरूरी है। ठीक बात है ना? बस अब यूई को रिप्लेस कर देता हूं एफ ई से। ये डायरेक्टली भी कर सकते हो आप, लेकिन मत करना ऐसे काम। आप यूई की जगह सीधा एफ ई रख सकते हो, लेकिन ऐसे काम ना करिएगा भाई, प्लीज मत करिएगा। आप इसको डिराइव करो। तो मैं चाहता हूं कि आप यूई को अभी सिर्फ यूई लिख दो, ऐसे ही लिख दो। मतलब यू को सिर्फ यूई लिख दो। माइनस माइनस का साइन चाहो तो लगा दो दोनों के आगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लगा के ढंग से ही डिराइव करोगे चीजें तो सही रहेगा, नंबर पूरे मिलेंगे। नंबर कटने की गुंजाइश ना हो तो अच्छी बात है ना? तो f आ गया, ठीक है। v को आपने इंफिनिटी रख दिया, 1/∞, वैसे भी 0 ही होना है, और ये माइनस ऑफ यूई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना? तो 1/ui ये प्लस का, और ये 1/0 खत्म हो गया, ये f आ गया। देखो मैंने आपसे कहा ही था कि आपका जो ui है वो f के बराबर होना चाहिए, है ना? मतलब फोकस fe के बराबर, fe बोल देते हैं इसको, है ना? fe के बराबर होना चाहिए। तो ui आपका fe के बराबर होना चाहिए, वो अपने आप ही निकल के आया। देखो, तो ऐसा करके दिखाना ज्यादा अच्छा है ना? अब तू क्या करेगा बेटा? ui की जगह पर fe रख देगा, क्योंकि इसको मॉडिफाई तो करना है हमने 2 केसेस के लिए इसको मॉडिफाई करना है। तो आप मैग्नीफाइंग पावर को अब जब निकालोगे तो निकालोगे VO/UO इंटू D/, और यूई की जगह पर क्या रखोगे? यूई की जगह पर आप FE रखोगे। ये हो गई मॉडिफाइड फॉर्मूला, मैग्नीफाइंग पावर का मॉडिफाइड फॉर्मूला। ठीक है जी। रिलैक्स्ड आई के लिए इधर आ जा, स्ट्रेन्ड आई के लिए क्या करेगा? स्ट्रेन्ड आई के लिए बेटा V को चाहेगा माइनस D पे। माइनस क्यों ले रहे हैं? फिर से अगेन उस तरफ को बन रही है इमेज। देख, दोनों लेंस के उधर ही है ना? हर चीज का मीनिंग बता रहा हूं, कोई भी चीज पोचे के माफिक नहीं करवाता भाई मैं, हर एक चीज का मीनिंग बता के चलूंगा। देख, इमेज उधर को बन रही है, तो माइनस में होनी चाहिए, और ऑब्जेक्ट भी सारे उधर ही हैं, और हम इसी आईपीस के लिए लिखते हैं। हम ये लेंस फॉर्मूले जो लगाते हैं ना बाद में, ये मॉडिफाई वाले, ये आईपीस के लिए लगते हैं सारे, समझ रहे हो ना? तो ऑब्जेक्ट भी उधर ही है और इमेज भी उधर ही है। बात समझ में आ रही हो तो, है ना? तो वी क्या है? माइनस का डी। ठीक है। यू क्या लेंगे? यू तो यू ही ले लो, यू को तो आप बस यू ही ले लो, ऐसे ही बस माइनस का यू ही पुट करना है आपने। तो इसको आईपीस पर आके इमेज खड़ी हुई है, उसी की इमेज जाके वहां बन रही है, डी पे बननी चाहिए, है कि नहीं? तो बस रखो जरा, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u अप्लाइंग लेंस फॉर्मूला। मैं बार बार नहीं लिख रहा, आप लिख लेना, इतनी थ्योरी आपको लिखनी आ गई है मेरे हिसाब से। खूब थ्योरी लिखता हूं यार मैं, ठीक है ना? पहले तुम शिकायत करो सर थ्योरी लिखते, मैं थ्योरी बहुत सारी लिखता हूं, ठीक है ना? तो मैं कभी कभी थक जाता हूं थ्योरी लिख करके, तुम खुद लिख लिया करो थ्योरी, ठीक है? तो 1/f इज इक्वल टू v की जगह पर माइनस का d, और माइनस में u की जगह पर माइनस का u, माइनस माइनस प्लस हो गया। 1/f इज इक्वल टू माइनस 1/d प्लस 1/u। भाई साहब को उठा के यहां ले जाओ, तो ये आ जाएगा 1/f प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/u। मेरे प्यारे बच्चे, एक बार जरा इसकी शक्ल देख, क्या ये 1/u नहीं लिखा हुआ? क्या ये d/u जो लिखा है, क्या ये 1/u नहीं है? क्या वही तो है। तो बस 1/u उठाया, यहां पुट कर दिया। फाइनल फॉर्मूला जो मैग्नीफाइंग पावर का बन गया, MP का बन गया। तो क्या क्या लिखा हुआ देख, VO/UO, देखता जा, VO/UO d, और 1/u को क्या लिख सकता है? 1/f प्लस 1/d, ठीक है ना? तो d को अंदर मल्टीप्लाई कर दे मेरे बच्चे, मैग्नीफाइंग पावर क्या बन गई? V0/u0, d अंदर मल्टीप्लाई 1 प्लस d/f, वही खेल दोबारा से, 1 प्लस d/f, ठीक है? बस यहां पर तू fe चाहे तो लिख सकता है ना? यहां पे fe, क्योंकि आई पीस की फोकल लेंथ की बात हो रही है ना, तो fe लिख सकता है चाहे तो, ठीक है? तो ये 2 फॉर्मूले आपके, एक रिलैक्स्ड आई का, एक स्ट्रेन्ड आई का हो गया, ठीक है ना? एक रिलैक्स्ड आई का
और एक स्ट्रेन्ड आई का हो गया। ठीक है, हजम करो दोनों की कैलकुलेशंस को, जल्दी जल्दी से दोनों की कैलकुलेशंस को हजम करिए फटाफट। कर लो जल्दी जल्दी फटाफट। एक सेकंड रुकना भाई जरा। एक बार हजम करो इसको। अरे भाई फोन उठाया करे यार, लेक्चर के अंदर से कर रहा हूं मैं। हाँ, अगली क्लास किसकी है? अगली क्लास, अच्छा दोनों लोग ही क्लास है क्या? चल ठीक है, बंद कर रहा हूं फिर मैं क्लास। 7 बजे से है ना? ठीक है, बंद कर रहा हूं फिर क्लास। दो लोगों की कहां रीशेड्यूल कराएगा। चलिए भाई, आज के लिए बहुत है इतना। ठीक है, इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, एक चीज बस जाते जाते सुन लो, जाते जाते क्लास चीज और सुन लो। देखो, जैसे मैग्नीफाइंग पावर निकलती है ना कभी भी बड़े इंस्ट्रूमेंट की, जैसे टेलीस्कोप की भी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, लेकिन ठीक है ना, कल करेंगे मतलब। तो एक चीज और निकलती है, इसको बोलते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ द ट्यूब ऐसा बोला जाता है। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो लेंथ ऑफ द ट्यूब बहुत सिंपल है, कुछ नहीं होता लेंथ ऑफ द ट्यूब। देख, लेंथ ऑफ द ट्यूब का मतलब होता है इस लेंस से लेकर के इस लेंस के बीच में कितनी दूरी है। वेरी सिंपल, यहां से लेकर यहां तक दूरी कितनी है। तो इसके अंदर दो चीजें आप ध्यान से देखो तो, एक वीओ है और एक यूई है, खत्म बस। तो एल बोलते हैं इसको, लेंथ ऑफ द ट्यूब को। मैं यहां पे लिख देता हूं, ये सिंपल छोटी सी चीज है बस, ये लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है ना, और इस एल को क्या लिखेंगे, देख, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, यानी वीओ प्लस यूई, है ना। बस इसको लेंथ ऑफ द ट्यूब बोलते हैं। इसको भी आप नोट करिएगा, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द ट्यूब। इसको मैग्नीट्यूड वाइज लिखते हैं, क्योंकि प्लस माइनस पुट करोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। प्लस माइनस में पुट नहीं करना होता इसको, ठीक है ना, प्लस माइनस में पुट नहीं करना होता इसको, तो इसको मॉड में ही रखिएगा आप, ठीक है ना, तभी आपको परफेक्ट लेंथ देगा पूरी। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है, वीओ प्लस यूई। ये यूई है, ये वीओ है, बढ़िया। अच्छा, एक चीज और, ये तो हो गया लेंथ ऑफ द ट्यूब, बढ़िया। ये दोनों एडजस्टमेंट्स के लिए, ये जो आपने एडजस्टमेंट करी है रिलैक्स आई के लिए और फिर स्ट्रेन्ड आई के लिए, इसके लिए एल की वैल्यू थोड़ी थोड़ी मॉडिफाई होती है। जैसे एल की वैल्यू यहां पर क्या है, लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है, वी नॉट वीओ प्लस यूई, यहां पर थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाएगी। क्या बन जाएगी, देखो, एल इज इक्वल टू वीओ, तो वीओ रहेगा ही, है ना, और देखो यूई जो है वो एफ ई हो गया, तो वीओ प्लस एफ ई हो जाती है, अगेन मॉड में रहेगी। मॉड से बाहर मत निकालना इसको, लेंथ ऑफ द ट्यूब के फॉर्मूले को मॉड से बाहर मत निकालिएगा, क्योंकि वो लंबाई है ना, तो वो प्लस माइनस होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। वीओ प्लस एफ ई। इधर आ जाओ, यहां पे कोई आपसे पूछे लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या है तो क्या बोलोगे, तो भाई यहां पर आपको यूई, ये क्या होता है, वीओ प्लस यूई ना, तो वीओ तो है ही है, वीओ तो है ही है, यूई आपको यहां से निकालना पड़ेगा, है ना। तो एक काम करते हैं, फटाफट से निकाल लेते हैं यूई को, है ना, यहां निकाल लूं। अरे भाई साहब, मेहनत का काम कराओगे तुम। डी एफ ई, डी प्लस एफ ई 1 यूई, और यूई निकल के आ गया डी एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। ये यूई है, उठा के यहां रख दो, एफ ई इंटू डी अपॉन में एफ ई प्लस डी। ठीक, ये लेंथ ऑफ द ट्यूब इस वाले केस के लिए आ गया, ठीक है ना। सोचो जरा कितना याद करते होंगे जेई नीट वाले बेचारे यार मेरे को तो तरस आ रहा है, ये यहां से आया भाई, ठीक है ना, इधर से बस यूई निकाल के यहां पुट कर दिया, है ना, क्योंकि एल का फॉर्मूला वीओ प्लस यूई होता है, ठीक है ना, सही।
अच्छा, एक बात और सुनना, इसमें एक केस और आता है नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस। ठीक है, बस खत्म कर रहा हूं क्योंकि दूसरी क्लास आपकी स्टार्ट होनी है, आई नो वेरी वेल। ठीक है ना, तो इसी को बस खत्म करके फिनिश कर रहा हूं। एक केस होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट का। उसमें पता क्या होता है, उसमें आप ऐसा सोचते हो कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो फोकस पे रखा हुआ है, पहले वाला ऑब्जेक्ट ही फोकस पे रख देते हैं ला करके, ताकि इमेज पहले ही बहुत बड़ी बने इन्फिनिटी पर। हम चाहते हैं कि इमेज इन्फिनिटी पे ही बनी रहे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को ला करके हम कहां रखते हैं, एफओ पर रखते हैं। तो यूओ जो होता है हमारा इसमें, बस और कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल सा है, ये बहुत सिंपल है नॉर्मल। इसमें क्या होता है कि यूओ को हम एफओ के बराबर रखते हैं, यानी फोकस पर ऑब्जेक्ट को ले आते हैं। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट एट फोकस, मेन ऑब्जेक्ट जो आपका एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसको फोकस पे, ऑब्जेक्ट एट फोकस ले आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में जो वीओ होता है ना आपका, वीओ कहां है मैं आपको दिखाता हूं। ये आपका वीओ है, देखो देखो, ये आपका वीओ है। अभी वीओ कहां बन रहा है, यहां। ये बहुत बड़ा हो जाता है, हाईली एनलार्ज बोलते हैं ना, बहुत दूर बनता है इन्फिनिटी पर। तो ऐसा बोलते हैं कि भाई ये जो इमेज है ना बहुत बड़ी बन जाती है, ये वीओ बहुत बड़ा हो जाता है। अब अगर ये वीओ बहुत बड़ा हो गया है बेटा, है ना, अगर ये वीओ हो गया है मैक्सिमाइज्ड हो गया है, बहुत बड़ा हो गया है, तो फिर चेंज किस में आता है, चेंज आता है एल में। एल क्या था, एल का फॉर्मूला क्या था, एल का फॉर्मूला था वीओ प्लस यूई, वीओ प्लस यूई। अब एक बात बता, जब यही सारी जगह ले जाएगा तो ट्यूब की लेंथ में यही प्रधानता रहेगी, इसी की प्रधानता रहने वाली है, यूई तो खत्म ही हो जाएगा। आप समझ रहे ना बात को भाई, आप इसको आपने लाके फोकस पे रख दिया तो आपका जो इमेज डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो सारा रास्ता यही घेर लेगा, वीओ ही सबसे ज्यादा रास्ता घेर लेगा और यूई के लिए जगह ही नहीं होगी, इस यूई बेचारे के लिए जगह ही नहीं होगी। बात को समझिएगा। तो इसीलिए बस एल को आप क्या लिखते हो, वीओ प्लस यूई ना, तो यूई जैसी कोई चीज यहां पर होएगी नहीं। एल जो होगा वो आपका वीओ के बराबर ही आ जाएगा। समझ गए बात को, एल जो है वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, वीओ के। एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, फोन आ रहा है एक। हाँ जी ठीक है, एल जो है वो किसके बराबर हो गया, वीओ के बराबर हो गया। तो आपकी जो मैग्नीफाइंग पावर बनती है अब ऐसे में, है ना, एल तो बन गया वीओ के बराबर, ट्यूब बन गई वीओ के बराबर, क्योंकि वीओ मैक्सिमाइज्ड है तो यूई जैसी कोई चीज नहीं होगी, है ना, और एल जो है वो वीओ के बराबर हो जाएगा। और मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो होती है ये, देखो क्या थी मैग्नीफाइंग पावर, वीओ बाय यूओ डी बाय एफ ई, है ना, वीओ बाय यूओ डी बाय एफ ई, वीओ बाय यूओ डी बाय एफ ई, और वीओ की जगह पर आप एल रख दो, तो एल बाय यूओ डी बाय एफ ई। ठीक है, और एक बात और बताऊं, यूओ की जगह पर भी आपको एफओ रखना पड़ेगा, है ना। मैं पहले नॉर्मल लिख देता हूं, वीओ बाय यूओ डी बाय एफ ई। इसी फॉर्मूले को मॉडिफाई कर रहे हैं, रिलैक्स्ड वाले को ही, क्योंकि रिलैक्स में ही इंफिनिटी है ना भाई। ये रिलैक्स का भी रिलैक्स हो रहा है, नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या हो रहा है, रिलैक्स का भी रिलैक्स एक तरीके से ये, क्योंकि पहले से ही आपने ऑब्जेक्ट फोकस पे रख दिया है, यू आपने पहले ही फोकस पे रख दिया, वी आपने पहले ही मैक्सिमाइज कर दिया। ठीक है जी, तो वीओ की जगह पर आप एल रख दोगे, यूओ की जगह पर आप एफओ रख दोगे, ये डी और ये एफ ई। मैग्नीफाइंग पावर ये होती है नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में, ठीक है, और ये होती है लेंथ ऑफ द ट्यूब। ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्यूब वीओ के बराबर, मैग्नीफाइंग पावर एल अपॉन एफओ डी बाय एफ ई के बराबर। यहां से एक चीज और निकल के आती है जिसपे सवाल बनते हैं, नीट में, जेई में, सीयूईटी में, सब जगह सवाल बनते हैं। वो सवाल है कि मैग्नीफाइंग पावर जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एफओ एफई के, दोनों के। तो इसको आप प्लीज नोट करिएगा। ठीक है, बस आज का लेक्चर इतना बहुत है। सवाल मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप ट्राई करके आइएगा ये सवाल। ठीक है, ट्राई करना, होगा ठीक है, नहीं होगा कोई बात नहीं। एस्ट्रोनॉमिकल बचा और बाकी फिर खत्म है मामला। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। ठीक है, आप जाओ पढ़ो मैथ्स और बायो वाले, बाय बाय, टेक केयर। ठीक है, मैं लिख देता हूं बस मोटी मोटी बातें, नोट्स पढ़ लीजिएगा, मतलब नोट्स आपने करने पड़ेंगे। ठीक है ना, और 3 बार प्रैक्टिस करना नोट्स की, जो आज आपने लिखा है वो 3 बार लिख के बना के देखना पड़ेगा ताकि याद हो जाए, हाथों हाथ याद हो जाए चीजें। ठीक है, और दूसरी चीज क्या
शायद आपको लेक्चर रिपीट करना पड़े किसी किसी पॉइंट पर आपको लेक्चर हो सकता है रिपीट करना पड़े, ठीक है ना। तो ये होमवर्क ही है एक तरीके से समझ लो। और डीपीपी ट्राई मत करना, क्योंकि डीपीपी में आगे की बातें भी हैं, ठीक है ना। डीपीपी ट्राई मत करना अभी, ठीक है। बस बहुत है आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय। भारत माता की जय, हिंद, वंदे मातरम।